हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित आपके सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस छोटे से वीडियो के अंदर। हालांकि ये आपका मैराथन वीडियो होने वाला है दोस्तों। अब मैराथन वीडियो का मतलब ये लगभग आपका 2 घंटे का वीडियो रहेगा और इस 2 घंटे के वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे फैक्ट्स आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि पूरी भारत की भूगोल आपकी 2 घंटे के वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पटवारी भर्ती में आपके 7 सवाल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सभी सवाल सही करने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। एक बार इसे डबल स्पीड में देखना, लेकिन देखना जरूर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, क्योंकि क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद होने वाली है। अब भारत के बारे में सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी दोस्तों, भारत जो है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। तो कौन सा देश हो जाएगा, ये आपका 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत विश्व का। अच्छा, पहला कौन सा है, तो पहला आपका रूस हो जाएगा, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी कभार इनका क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 7वां तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन कभी कभार अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो भी आपको गलत नहीं करना है। तो उसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों, उसको याद रखिए आप, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से याद रखना है आपको दोस्तों। रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से आपको याद रखना है। रू से आपका रूस हो जाएगा दोस्तों, क से आपका क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, और चीन से आपका चीन हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और अ से आपका यूएसए हो जाएगा, ब से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, और आ से आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ पर भारत हो जाएगा आपका 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और पहले नंबर का आपका रूस हो जाएगा। तो अगर इनका क्रम आपसे पूछा जाए तो गलत मत करना, इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर बताओ भारत जो है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत जो है ये विश्व में कुल स्थल का 2.4% भाग रखता है। कितना रखता है दोस्तों, 2.4% भाग रखता है। और कुल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत जो है ये 17.5% जनसंख्या रखता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितनी रखेगा, 17.5% कुल जनसंख्या भारत में हो जाएगी। तो कुल स्थल 2.4%, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश, और 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका भारत। और रुक चीन अब आ भारत, ये वाली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सभी के सभी टॉपिक आपके कवर करवाऊंगा दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिनको कम पढ़ा जाता है। भारत की भूगोल जो है वो बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको सारा सब कुछ करवाने वाला हूँ। तो भारत के दूरस्थ बिंदु देखिए दोस्तों, भारत के जो सबसे दूरस्थ बिंदु है वो देखिए। अगर उत्तर में आप जाओगे दोस्तों, जैसे कि इसको आप 1 मिनट के लिए भारत मान लीजिए, तो उत्तर में आप जाओगे तो सबसे दूरस्थ कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, पूर्व में कौन सा हो जाएगा, और आपका दोस्तों पश्चिम में कौन सा हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तर में बात की जाए तो सबसे उत्तर में आपका इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कि लद्दाख में स्थित है। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल, इसको इस तरीके से ध्यान रखना है, इंदिरा कोल, ठीक है। दक्षिण में आप जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और सबसे पूर्व में बात की जाए तो किबिथु हो जाएगा दोस्तों। किबिथु आपका कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो किबिथु आपका सबसे पूर्व में हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपका सूर्य उदय होता है। तो किबिथु, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पश्चिम में अगर आप जाओगे तो गौर माता आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। तो सबसे पश्चिम में आपकी गौर माता स्थान है, जो कि गुजरात में हो जाएगा। उत्तर में आपका इंदिरा कोल हो जाएगा, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे कभी कभार पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इधर आपका किबिथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, भारत जो है दोस्तों, इसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूँ एक बार, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए दोस्तों, यानी कि भारत जो है अगर भूमध्य रेखा के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर में स्थित है, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व में स्थित है, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश के अनुसार देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर के अनुसार देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगर आपसे पूछा जाए भारत जो है अक्षांश के अनुसार बताइए कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अनुसार पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि यहाँ पर आपका भारत स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो अगर आकृति आपसे पूछी जाए तो चतुष्कोणीय इसकी आकृति हो जाएगी। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। तो 32 लाख आप याद रखिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एशिया महाद्वीप में आपका भारत स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश के अनुसार उत्तरी और देशांतर के अनुसार पूर्वी, चतुष्कोणीय इसकी संरचना हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भारत जो है ये सीमा रेखा साझा करता है। तो भारत जो है इसकी स्थलीय सीमा कितनी है और आपकी समुद्री तट रेखा कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट अगर आपसे पूछी जाए तो लगभग 15,106 के आसपास है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में 15,200 आपको देखने को मिल सकती है। तो 15,106 भी आप याद कर लेना, 15,200 भी आप याद कर लेना। और समुद्री तट रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी 7,516 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7,516 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोटा मोटा यही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, समुद्री तट रेखा की लंबाई 7,516। अब अगला पॉइंट देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए दोस्तों। तो अक्षांशीय विस्तार भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब हो गया आपका दोस्तों, दक्षिण से हम उत्तर की ओर चलेंगे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे अपन, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर हो जाएगा, और इससे लेके चलेंगे अपन 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। इसकी लंबाई भी हम देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका ये हो जाएगा आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अगर आपसे दोस्तों देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो देशांतरीय विस्तार आपका इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पश्चिम से हम चलेंगे पूर्व की तरफ, तो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। और ये अभी हमने देख लिया, ये आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके दोस्तों कितना हो गया ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये चारों पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है अगर आपसे पूछा जाए जो उत्तर दक्षिण विस्तार है उसकी लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है यानी कि इसकी लंबाई कितनी है आपकी, तो 3,214 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3,214 किलोमीटर। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 2,933 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है दोस्तों आपकी 3,214, और अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 2,933 हो जाएगी। तो कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है उत्तर दक्षिण विस्तार जो है और पूर्व पश्चिम विस्तार जो है इनका डिफरेंस बताइए, तो इनको माइनस कर देना दोस्तों। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं तो ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसे कहा जाएगा आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। अब लगभग मध्य से गुजरती है तो याद रखना पड़ेगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। तो भैया ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों, पहले एक बार देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से होकर आपकी कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है, फिर मिजोरम आता है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिए दोस्तों, मेरे कहने पर आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है आपकी मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ जो होता है वो झपटा, इस तरीके से याद रखना है आपको, मगरमच्छ झपटा। ठीक है, तो म से तो आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ग से आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया। र से आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 6 से आपको छत्तीसगढ़ करना है, और झ से आपको क्या करना है, झारखंड करना है। प से पश्चिम बंगाल करना है। टा से आपको त्रिपुरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, मिजोरम बच गया। तो यहाँ से म से आप मिजोरम निकाल लेना। ठीक है, म से आप मिजोरम निकाल लेना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मगरमच्छ झपटा, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, मणिपुर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो ये आपके 8 राज्य हैं, इनमें सबसे दूरस्थम राजधानी किसकी है कर्क रेखा से, तो सबसे दूरस्थम राजधानी राजस्थान की हो जाएगी जयपुर। सबसे दूरस्थम यही स्थित है आपकी। और सबसे पास में अगर आपसे पूछी जाए तो झारखंड की रांची हो जाएगी। तो झारखंड की रांची जो है ये आपकी कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है राजधानी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की जो 8 राज्य हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी एमपी में हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लंबी कर्क रेखा कहाँ पर हो जाएगी, एमपी में हो जाएगी। और सबसे छोटी आपकी त्रिपुरा में हो जाएगी। सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की त्रिपुरा में हो जाएगी, सबसे ज़्यादा आपकी एमपी में हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत की मानक समय रेखा देखिए दोस्तों। आपको थोड़ा देखने में हो सकता है क्लियरिटी नहीं दिख रही हो, तो थोड़ा सा आप दोस्तों 720 में देखना है इसको वीडियो को। भारत की मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर हो जाएगी। अब ये कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ग्रीनविच रेखा जो है, जिसे जीएमटी कहा जाता है, उससे लगभग 5.5 घंटे ये आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि लगभग 5.5 घंटे ये आगे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, जीएमटी से कितनी आगे है भारत की मानक समय रेखा, तो 5.5 घंटे आगे है। और ये भी आपकी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिस तरीके से कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक तो आपका यूपी हो जाएगा, एक एमपी हो जाएगा, और एक आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपका कर्क रेखा में भी था दोस्तों। इसके अलावा एक आपका यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, और एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा आपको ध्यान रखनी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 राज्य आपके पूछे जा सकते हैं। अब इसकी कुछ ट्रिक आप बनाइए। यूपी एमपी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर लगभग 2 घंटा होता है। यानी कि ये आपसे ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है किबुथु, यहाँ पर आपकी गौर माता गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये लगभग 2 घंटे आपको लगेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप देशांतरीय विस्तार से भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना होता। जो देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बताया, जैसे कि ये मैंने आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इसमें से इसको माइनस कीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 2 घंटे निकल के आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत जो है ये 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नॉर्मली देखा जाए स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। जिसमें से 7 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला राज्य आप देखिए चीन। चीन के साथ ये सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की। तो 3488 किलोमीटर की सीमा ये साझा करेगा किस किस के साथ, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये 5 राज्यों के साथ दोस्तों चीन की सीमा लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कितनी लगती है, 3488 लगती है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपको याद करना है। और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप याद कर लेना इसको। कैसे याद कर सकते हो, चीन की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। चीन की ट्रिक हो जाएगी आपकी, हम उठे और सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले गए। तो सीधा अरुण को लेकर, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो हम उठे, सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले गए। तो लद्दाख आप चले गए, इस तरीके से आप याद रखते हो, लद्दाख चले गए, ठीक है। तो हम उठे, सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले गए। तो हमसे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब सीधा से क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख से आपका लद्दाख हो जाएगा, और यहाँ पर उत्तराखंड बच गया। तो उठे से आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है, हम उठे, सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले गए। अब पाकिस्तान की सीमा देखिए, 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है दोस्तों। अब चीन के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा जो है वो चीन के साथ लगती है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये किस किस के मध्य लगती है, भारत और चीन के मध्य लगती है। और अगर भारत का कोई राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य लगती है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश जो है और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा हो जाएगी आपकी, 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। पाकिस्तान जो है दोस्तों, इसके साथ 33-23 किलोमीटर की आपकी रेड क्लिफ रेखा लगती है। पाकिस्तान के साथ कौन सी लगेगी, रेड क्लिफ लगेगी। अब रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ लगती है और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 33-23 हो जाएगी। तो ये लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है। अब पाकिस्तान के साथ जिन राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात।
अब ये आपकी दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा लगेगी, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसे याद रखिए आप लफंगू राज से। लफंगू राज कैसे याद रखोगे दोस्तों, लफंगू राज से याद रखिए, ठीक है। लफंगू ल से तो आपका लद्दाख हो गया, प से आपका पंजाब हो गया, कू से आपका गुजरात हो गया, रा से आपका राजस्थान हो गया और ज से आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो लफंगू राज ये किसकी ट्रिक हो जाएगी, पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा लगती है उसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी। तो लफंगू राज से याद रखिए। और चीन की क्या बताई मैंने आपको, हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले गए। तो इस तरीके से आप इन राज्यों को याद कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब तीसरा देखिए दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। तो 4096 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगेगी, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एक आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, यहाँ पर भी देखो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। ये सवाल आपका दोस्तों एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। इसको कैसे याद रखोगे आप मेरे मित्र हैं। आप क्या है, मेरे मित्र हैं भैया, आप मेरे मित्र हैं। ये किसकी ट्रिक हो जाएगी, आपकी बांग्लादेश की ट्रिक हो जाएगी। तो आ से तो आपका क्या हो गया, असम करना है, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश नहीं करना है। तो आ से आपका असम हो जाएगा, ठीक है। प से आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मे से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। और मित्र, तो म से आपका मेघालय हो गया दोस्तों। मी से यहाँ पर मिजोरम भी आता है, तो मी से आपका मिजोरम हो जाएगा यहाँ पर। और त्र से आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो आप मेरे मित्र हैं, तो आ से तो आपका असम हो गया, प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, म से आपका मेघालय हो गया, मी से आपका मिजोरम हो गया और त्र से आपका त्रिपुरा हो गया। तो ये आपको दोस्तों पांचों राज्य ध्यान करने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे ज़्यादा सीमा आपकी बांग्लादेश की लगती है। नेपाल जो है इसके साथ 1751 किलोमीटर की आपकी सीमा लगेगी। और नेपाल के साथ जो 1751 किलोमीटर की जो सीमा लगती है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक आपकी हो जाएगी उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल। इस तरीके से आप याद रखिए, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल। और ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तरी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार से आपका बिहार हो जाएगा, खंड से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, सीधा से आपका सिक्किम हो जाएगा, बंगाल से आपका बंगाल हो जाएगा। तो ये किसकी सीमा हो जाएगी, आपकी नेपाल की हो जाएगी। तो इस ट्रिक को आप लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखी हुई है तो उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, इस ट्रिक को आप याद कीजिए और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर नेपाल के आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे जो कि सीमा बनाते हैं, यानी कि भारत के सभी राज्य याद हो जाएंगे आपको जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं 1751 किलोमीटर की। तो ये 1751 भी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ दोस्तों, काला पानी प्रदेश जो है वो किसके साथ विवादित है। तो काला पानी प्रदेश जो है वो आपका नेपाल के साथ ही विवादित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि तवांग घाटी अगर आपसे पूछी जाए या गलवान घाटी पूछी जाए, तो तवांग घाटी और गलवान घाटी जो क्षेत्र है वो आपका चीन के साथ विवादित है अपना, ठीक है। सिक्किम भी चीन के साथ विवादित है, लेकिन काला पानी प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ विवादित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, भारत की 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आ जाएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, इसको याद रखिए आप, म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है उसे याद रखिए अरुणा मम्मी से। अरुणा मम्मी कैसे याद रखोगे, अरुणा मम्मी। तो अरुणा से तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ ना से निकालना है दोस्तों, अरुणा की जगह अरुणा कर लीजिए। तो यहाँ से नागालैंड आपको निकालना है और म से आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मी से आपका मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी ट्रिक याद हो जाएगी, म्यांमार की अरुणा मम्मी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ना से आपका नागालैंड और म से आपका मणिपुर और मी से आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ये 1643 किलोमीटर की आपकी सीमा हो जाएगी। अब भूटान का देखिए, भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखिए आप आपसी भूटान से। आपसी भूटान कैसे याद रखोगे दोस्तों, आपसी भूटान, आपसी भूटान। तो ए से आपका क्या हो गया दोस्तों, ए से आपका असम हो गया, ए से आपका क्या हो गया, अरुणाचल हो गया, पी से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, सी से आपका सिक्किम हो गया। तो ये आपकी सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। तो आराम से याद हो गया, आपसी भूटान, आपसी भूटान, आपसी भूटान, इजीली याद कर सकते हो दोस्तों। असम, अरुणाचल, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है आपकी भारत की 106 किलोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगती है, तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा याद रखिए, लद्दाख के साथ सीमा लगती है अफगानिस्तान की। और यहाँ पर सर ढूरंड रेखा आएगी दोस्तों, आपकी ढूरंड रेखा जो है वो किसके साथ है, आपकी अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका निर्धारण 1893 में हुआ था। तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 की, मैं आपको बता चुका हूँ। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की।
भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7 मैं आपको बता चुका हूँ। 7 के साथ ध्यान रखने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सीमा रेखाएं दी गई है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था, ये भारत और चीन के मध्य हो जाएगी। और भारत का एक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आपको करना है। और डुरंट रेखा जो है इसका निर्धारण 1893 में हुआ था दोस्तों, ये भारत और अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? तो अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। अफगानिस्तान की काबुल हो जाएगी, चीन की आपकी बीजिंग हो जाएगी, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो कि आपका नदियों वाले पार्ट में आता है। भारत और पाकिस्तान जो है दोस्तों इसकी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये आपकी झेलम नदी करती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। ठीक है, बच्चे इसमें सिंधु आंसर कर देते हैं, लेकिन झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे ये सारी चीज़ें अभी आपके आगे आ जाएगी, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। तो दक्षिण में अगर बात की जाए तो समुद्र पार करते ही भारत के 2 पड़ोसी देश हो जाएंगे, एक तो श्रीलंका आता है, एक मालदीव आपका आता है। अब आगे देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। तो ये पाक जल संधि आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। पाक जल संधि जो है ये आपकी नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये आपकी भारत वीएस किसके साथ है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी यानी कि श्रीलंका के साथ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के साथ आपकी पाक जल संधि हो जाएगी जो कि भारत में मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप देखिए एक बार। भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसका विभाजन किया गया है आपका 6 प्रकार से। एक तो आपका हो जाएगा उत्तर एवं उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान हो जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय पठार में से बांटा गया है, एक मरुस्थल हो जाएगा, एक आपका तटीय मैदान है, एक आपका द्वीप समूह है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब भारत का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है थोड़ा बहुत, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे नवीन वलित पर्वतमाला आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगी। और सबसे प्राचीन आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अरावली हो जाएगी। ठीक है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है आपकी हिमालय श्रेणी। कहाँ पर हो जाएगी? भारत के उत्तरी सीमा में हो जाएगी। चौड़ाई इसकी कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 किलोमीटर है। तो कश्मीर में बात की जाए तो 400 किलोमीटर हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो ये सवाल आपका बन सकता है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर हो जाएगी। तो लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर हो जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव हो जाएगा का हिमालय श्रेणी का। तो बेसिक डिटेल है। अब हिमालय का जो उत्तर दक्षिण विभाजन है वो 4 प्रकार से किया गया है। यानी हिमालय को हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो आपका ट्रांस हिमालय होता है, एक आपका महान हिमालय है, एक आपका निम्न या हिमाचल हिमालय है, और एक आपका बाह्य और शिवालिक हिमालय है। तो ये 4 हिमालयों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। फिर आपका आता है महान हिमालय, फिर आपका आता है निम्न या हिमाचल हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, और एक आपका आएगा बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय जो है इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तो ये सवाल आपका बन सकता है, तिब्बत हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हिमालय की अगर सबसे प्राचीन श्रेणी आपसे पूछी जाए, देखो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वतमाला है, लेकिन हिमालय में सबसे प्राचीन कौन सी है? जो चारों मैंने आपको बताई, इसमें हिमालय की सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? तो पहली वाली सबसे प्राचीन हो जाएगी, और शिवालिक जो 4थे नंबर की मैंने आपको बताया वो सबसे नवीन हो जाएगी हिमालय में। ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय की सबसे प्राचीन आपकी कौन सी हो जाएगी? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व तक हो जाएगा दोस्तों, लगभग 1000 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई आपकी 40 किलोमीटर हो जाएगी। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। तो कैलाश पर्वत आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिब्बत हिमालय में स्थित है, और सिंधु नदी का उद्गम आपका यहीं से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? पर्वत श्रेणियाँ ध्यान रखनी है जहाँ से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये पर्वत श्रेणियाँ जो दी गई है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? ये आपकी ट्रांस हिमालय में हो जाएगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये कहाँ पर हो जाएगी? ट्रांस हिमालय में हो जाएगी। अब इसको समझ लीजिए दोस्तों, आप इसको याद रखना है आपको कलेजा से। कैसे याद रखोगे? कलेजा। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आपकी आएगी काराकोरम, फिर आपकी आएगी लद्दाख, फिर आपकी आएगी जास्कर। काराकोरम और लद्दाख जो है दोस्तों, इसको कौन सी नदी अलग करती है? तो इसको आपकी शोक नदी अलग करती है। कौन सी नदी अलग करती है? शोक नदी अलग करती है।
और लद्दाख और जास्कर को कौन सी नदी अलग करेगी? तो यहाँ पर सिंधु नदी इनको अलग करती है। तो ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है या फिर से आने वाली है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कलेजा, तो यहाँ पर आगे आपका हो गया कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इतनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तर में आपकी कराकोरम हो जाएगी, फिर उसके नीचे आपकी लद्दाख हो जाएगी, फिर आपकी जास्कर हो जाएगी। ये किसका भाग है? तो ये आपकी ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत हिमालय का भाग है। अब क से कलेजा से आपको याद रखना है कराकोरम लद्दाख, तो कराकोरम लद्दाख को शोक नदी अलग करेगी अगर आपसे पूछा जाए, और लद्दाख और जास्कर को आपकी सिंधु नदी अलग करेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू हो जाएगी। केटू को किस नाम से जाना जाता है? गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाएगी। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये आपकी कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये ट्रांस हिमालय में या तिब्बत हिमालय में स्थित है। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली बनेगा एग्जाम में, ये मान के चलिए ये छप चुका है, हो सकता है यही आपका एग्जाम में पूछा जाए। तो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू हो जाएगी 8611 मीटर। गोडविन ऑस्टिन इसका नाम हो जाएगा, 8611 मीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो आपका हो गया मोटा मोटा ट्रांस हिमालय। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद करना दोस्तों आप, जैसे कि आपकी लद्दाख जो है, ये लद्दाख जो है अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो इसकी एक चोटी है राकापोसी चोटी, वो भी एक बार एग्जाम में पूछ ली गई थी। तो राकापोसी चोटी आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है, तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? राकापोसी चोटी हो जाएगी, जो कि लद्दाख में स्थित है और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ट्रांस हिमालय आपका मोटा मोटा हो चुका है, अब हम महान हिमालय देखने वाले हैं। तो महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय बोला जाता है और इसे ही हिमाद्री बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक हिमालय किसे कहा जाएगा भैया, तो महान हिमालय को, और हिमाद्री किसे कहा जाएगा, तो ये भी महान हिमालय को कहा जाएगा। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, तो सबसे अधिक सतत श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये महान हिमालय हो जाएगी, ठीक है। विस्तार हो जाएगा इसका, लंबाई 2400 किलोमीटर हो जाएगी और चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर हो जाएगी। तो 2400 किलोमीटर 25 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। औसत ऊंचाई इसकी 6000 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है, तो ये आपकी दोस्तों क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे निर्मित है? क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है। अब प्रमुख चोटियाँ इसमें कौन सी हो जाएगी? तो महान हिमालय में आपकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8848 मीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? आपकी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी दोस्तों अगर पूछी जाए माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन से हिमालय में स्थित है, तो ये आपकी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय में स्थित है, ठीक है। और एक आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि आपकी सिक्किम में हो जाएगी दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगी। ये भारत की आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8598 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। जबकि 8611 मीटर केटू की ऊंचाई थी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। हालांकि वो विवादित है, ठीक है, लेकिन सिक्किम जो है ये कंचनजंगा, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी 8598 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब आपके महान हिमालय के भाग हो जाएंगे। अब हम देखेंगे लघु हिमालय। देखो एकदम शॉर्ट तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन आपका आराम से हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आपको एग्जाम में सवाल भी यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोला जाता है और इसे ही हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है वह अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेलों से हुआ है। तो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेलों से किसका निर्माण हुआ है? लघु, मध्य या हिमाचल। देखो ये मध्य में है तो संपीड़ित तो होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला भी इसको दबा रहा है, नीचे वाला भी दबा रहा है। तो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेलों से इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई जो हो जाएगी इसकी 3700 से 4500 मीटर हो जाएगी। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। यानी कि जहाँ पर भी आप घूमने जाते हो ना, वो लगभग आपके सभी मध्य हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। जैसे कि कश्मीर घाटी घूमने जाते हो, कुल्लू घाटी आप हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हो, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में आप घूमने जाते हो, तो ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? आपके लघु या मध्य हिमालय में हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, डलहौजी आप जाओगे, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिया, तो ये सब आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके लघु हिमालय में हो जाएंगे। अब यहाँ पर पर्वत श्रृंखला आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से सवाल बनता है दोस्तों। तो पर्वत श्रृंखला आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? ये देखिए आप, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ये आपकी किस में हो जाएगी? ये लघु या मध्य हिमाचल हिमालय में हो जाएगी। तो पीर पंजाल जो है ये सबसे लंबी श्रृंखला है आपकी लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी पीर पंजाल हो जाएगी।
तो ऊपर तो मैंने आपको बताया था कलेजा, तो कलेजा के बाद में आपकी कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, पीर पंजाल आ जाएगी, अगर क्रम आपसे पूछा जाए तो। धौलाधर जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर आपकी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर आपसे धौलागिरी पूछी जाए तो धौलागिरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, धौलागिरी दोस्तों आपकी असम में हो जाएगी। धौलागिरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, असम में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। महाभारत आपकी कहाँ पर हो जाएगी, नेपाल में हो जाएगी। तो ये सब आपकी किस में हो जाएगी, लघु मध्य या हिमाचल हिमालय में हो जाएगी। एक आपकी नागरिब्बा आती है, नागरिब्बा जो है ये भी आपकी दोस्तों नेपाल में ही स्थित है लगभग, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये श्रेणियाँ हो जाएगी आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये सीक्वेंस से याद करना है आपको, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ये महान हिमालय हमने देखा है, इसे कुमाऊँ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाएगा इसे, कुमाऊँ हिमालय भी कहा जाएगा, कुमाऊँ हिमालय भी इसे कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी हो सकता है कुमाऊँ हिमालय आपको देखने को मिले। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, तो इसके बारे में अभी हम देख लेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो है वो यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर आपका नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। सबसे उत्तरतम श्रृंखला आपकी महान हिमालय हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए जो धौलागिरी मैंने आपको बताई थी वो आपकी किस में स्थित है, तो धौलागिरी जो असम मैंने आपको बताया वो आपकी दोस्तों इसी में ही हो जाएगी, आपकी महान हिमालय में हो जाएगी, ठीक है। एक आपकी आती है दोस्तों मंकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, मनसालू, नंदा देवी और कंचनजंगा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये सब आपकी किसमें, इसमें ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बंदरपूछ, कामेर, बद्रीनाथ और त्रिशूल, ये तो आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। हालांकि ये सब आगे आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बाएं हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब बाएं हिमालय शिवालिक हिमालय के बारे में देखिए, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अब देखिए ये सबसे निम्नतम वाला हो जाएगा, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर हो जाएगी। प्रसिद्ध क्या हो जाएगा यहाँ पर, दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे बाह्य श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी, शिवालिक हिमालय हो जाएगी। लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी, ये आपकी दून कहलाती है। तो दून हो जाएंगे आपके देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटियाँ होती है उन्हें ही दून कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ये अल्पाइन घास के मैदान आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बता देता हूँ एक बार आपको। अल्पाइन घास के मैदान आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अल्पाइन घास के मैदान जो है ये आपके लघु हिमालय में पाए जाते हैं। जो भी हमने पढ़ा था लघु हिमालय, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अल्पाइन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है और आपके उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो इनको क्या कहा जाएगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है, और जम्मू उत्तराखंड में क्या कहा जाएगा, इनको बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना, बुग्याल या पयार इनको कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन चोटियों के बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों, गारो खासो जयंतिया सबके बारे में देखेंगे। हिमालय का पारदेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों सिडनी बुनाड के द्वारा किया गया था। सिडनी बुनाड आपको ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर यह विभाजन किया गया था। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता है सिडनी बुनाड ने इसका विभाजन किया, लेकिन आपसे पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किन किन नदियों के मध्य स्थित है। तो ये 4 हिमालय आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सिंधु, सिंधु, सतलज, फिर आपकी आ जाएगी काली, फिर तीस्ता, फिर आपकी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो ये 5 नदी आपको ध्यान रखनी सिस्टम से, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। अब अगर आपसे पूछा जाए पंजाब हिमालय किन किन के मध्य स्थित है, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किस किस के मध्य स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है। तो ये आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। नेपाल पहले आ गया, फिर असम आपका बाद में आ जाएगा। तीस्ता और आपकी ब्रह्मपुत्र के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है, तो यहाँ पर आपका असम हिमालय आ जाएगा, ठीक है। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आपका असम, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के मध्य में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में आपका असम हिमालय हो जाएगा। लंबाई इसकी 500 किलोमीटर हो जाएगी आपकी, ठीक है, पंजाब हिमालय की, और इसकी 320 किलोमीटर हो जाएगी कुमाऊं हिमालय की। नेपाल की आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी 800 किलोमीटर, असम की 720 किलोमीटर है। तो नेपाल आपका इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा इसमें कुमाऊं हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा और सबसे छोटा आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रमुख घाटियाँ हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आप प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, जो कि मैं आपको बता रहा था। नुब्रा घाटी पूछी जाए या मरखा घाटी पूछी जाए, ये आपकी लद्दाख में हो जाएगी। तो नुब्रा और मरखा घाटी आपकी कहाँ पर, लद्दाख में हो जाएगी। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला,
लाहौल स्पीति पिन वैली ये आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। और नेलोंग और फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, उत्तराखंड में हो जाएगी। तो नंदा देवी जो है ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी नंदा देवी, ठीक है। और नेलोंग फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। यूथांग कहाँ पर हो जाएगा आपका, सिक्किम में हो जाएगा, यूथांग सिक्किम में हो जाएगा आपका, ठीक है। और नेवरा कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में हो जाएगा। तो नेवरा जो है ये तो आपका पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में हो जाएगा, यूथांग आपका सिक्किम में हो जाएगा। और नेलोंग फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, कामेर, त्रिशूल और बंदरपूछ ये सब भी आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे, ठीक है। और नामचा बरुआ कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, शांत घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो शांत घाटी आपकी इंपॉर्टेंट है, केरल में स्थित है, ठीक है। जुक्कू आपकी कहाँ पर स्थित है, नागालैंड में स्थित है। तो जुक्कू आपकी नागालैंड में हो जाएगी, जुक्कू नागा, तो जुक्कू आपकी नागा में हो जाएगी। चुम्बी जो है ये कहाँ पर हो जाएगी, चुम्बी घाटी आपकी सिक्किम में हो जाएगी। भारत भूटान और चीन के मध्य के मिलन बिंदु पर, तो भारत भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर आपकी चुम्बी घाटी हो जाएगी सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। बराक घाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो बराक घाटी आपकी असम में हो जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बराक घाटी आपकी असम में हो जाएगी। और अराकू आपकी विशाखापट्टनम में हो जाएगी, ठीक है। तो बराक कहाँ पर है, असम में है, अराकू आपकी विशाखापट्टनम में है। अब आगे देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख हिमनद एक बार देख लीजिए आप, फिर इनके बारे में देखेंगे। तो भारत के प्रमुख हिमनद देखिए, हिमाचल प्रदेश के देखिए आप, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, ये हिमनद हो जाएंगे दोस्तों, जहाँ से नदियाँ निकलती है। उत्तराखंड के हो जाएंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। सिक्किम का जेमू हो जाएगा। लद्दाख में सियाचिन स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। और सबसे ऊंचा भी ये हो जाएगा आपका। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद आपका कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। अब प्रमुख दर्रे देखिए दोस्तों भारत के, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कराकोरम दर्रा, खारदुल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा, ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। दर्रे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है। तो कराकोरम, खारदुल्ला, जोजिला और चांगला ये आपके लद्दाख में हो जाएंगे। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, तो बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल ये आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखिए दोस्तों, बाकी जहाँ पर ट्रिक काम करेगी वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। तो कराकोरम, खारदुल्ला, जोजिला, चांगला लद्दाख, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा और यांगजी दीवान, डेप्सा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में रोहित के पास 12 सिप है। रोहित के पास क्या है दोस्तों, 12 सिप है। इस तरीके से ध्यान रखना है, रोहित के पास 12 सिप है। तो रोहतांग दर्रा, रोहित से तो रोहतांग हो जाएगा, 12 से आपका बड़ा लाचाला हो जाएगा, सिप से आपका सिप किला हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेप्सा भी आपका कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। यांगजी दीवान भी आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अब आगे देखिए, मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा और मुलिंगला ये आपके उत्तराखंड के दर्रे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, मुलिंग ने उत्तर माना लिपु नीति है। मुलिंग ने उत्तर माना लिपु नीति है, इस तरीके से ध्यान रखिए, लिपु नीति है, ठीक है। तो मुलिंग ने क्या माना, उत्तर माना, क्या है, लिपु नीति है। तो मुलिंग से तो आपका मुलिंगला हो गया, उत्तर से आपका उत्तराखंड हो गया, माना से क्या हो गया, मानाला हो गया, लिपु से आपका लिपुलेख हो गया, नीति से आपका नीतिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नाथुला जेलेपला, तो नाथू जेलेपला ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। तो नाथू जेलेपला सिक्किम हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, नाथू जो है वो सिक्किम के अंदर जेल में है। तो नाथू जो है सिक्किम के अंदर जेल में हो जाएगा। तो जेलेपला और आपका नाथुला ये सिक्किम में हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाड़। तो बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाड़ आपके कहाँ पर हो जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोमडिला है जो कि पूछा जाता है, और दिफू काफ़ी बार पूछा जाता है, यांगयाप भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुजू दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, तो तुजू दर्रा जो है ये आपका मणिपुर में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा, आपका मणिपुर में हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे, पश्चिम घाट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो थालघाट और भोरघाट ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और थालघाट दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपका महाराष्ट्र से शायद नासिक को जोड़ता है, तो महाराष्ट्र से नासिक को जोड़ने वाला आपका एक बार थालघाट हो जाएगा, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। आगे देखिए, पालघाट दर्रा जो है ये आपका केरल में हो जाएगा। तो पालघाट आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका केरल में हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। और थालघाट, भोरघाट आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब भारत का उत्तरी मैदान के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, उत्तर भारत का जो मैदान है, सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे, बस बने रहिए, देखते रहिए, धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की तरह मैं आपको करवा रहा हूँ एकदम,
ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है दोस्तों, ये नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से आपका उत्तर भारत का मैदान निर्मित हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई आपकी 1000 से 2000 मीटर हो जाएगी। सघन जनसंख्या क्षेत्र हो जाएगा आपका उत्तरी मैदान, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। विस्तार लगभग इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो जाएगा। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा। ठीक है। लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण विभाजन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाबर तराई जलोढ़। तो भाबर तराई जलोढ़ के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। शिवालिक हिमालय की ढाल पर ये पाया जाएगा, आपको शिवालिक हिमालय की ढाल पर पाया जाएगा। कृषि योग्य नहीं होता है आपका भाबर क्षेत्र। कभी कभी नदियाँ जो होती है इस क्षेत्र में विलुप्त भी हो जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। यानी गुटिका निक्षेपों से इसका निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, छोटे छोटे पत्थरों से इसका निर्माण होता है। गुटिका निक्षेपों से इसका निर्माण होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उससे इसका निर्माण होगा आपका भाबर क्षेत्र का। ये आपको ध्यान रखना है। और 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भी हो जाएगी ये आपकी। फिर इसके बाद आता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तो भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ ये प्रकट करती है। तो तराई क्षेत्र जो होता है वो नदियाँ जो होती है दोस्तों तराई बना देती है। तो तराई क्षेत्र यानी दलदली क्षेत्र हो जाता है आपका, नम एवं दलदली क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होगा ये, पहले भाबर होगा फिर आपका तराई क्षेत्र होगा। जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र हो जाएगा ये आपका, और चौड़ाई इसकी 10 से 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो भाबर के दक्षिण में हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में 2 तरह की मिट्टी आपकी पाई जाएगी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो बांगर और खादर किसे कहते हैं, तो बांगर जो है वो पुराना होता है दोस्तों, बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। तो बांगर आपका पुराना हो जाएगा। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग जो है वो आपका बांगर हो जाएगा। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग आपका बांगर हो जाएगा। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ से इसका निर्माण होता है। खादर जो होती है ये आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नवीन जलोढ़ से निर्मित आपकी खादर हो जाएगी और पुराने जलोढ़ से निर्मित आपकी बांगर हो जाएगी। बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। अत्यधिक उपजाऊ अगर आपसे पूछी जाए तो खादर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी भारत मैदान का सामान्य विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान आपका सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। तो ये 3 है आपके उत्तरी भारत मैदान, और एक पंजाब भी है जिसका निर्माण जो है वो घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य, तो घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण हुआ है, पंजाब हिमालय का। ठीक है। विशेषकर असम में। तो यही आपको ध्यान रखना है, पंजाब जो है घग्गर और तीस्ता ये अलग है थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम देखेंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपकी वापस शुरू हो रही है। अब प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले तो देखिए इसका विस्तार देख लेते हैं। ठीक है। इसका ढलान देखिए, इसका ढलान जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये ढलान एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, इसका ढलान किधर हो जाएगा आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है ये आपका। तो प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित हुआ है आपका प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर पश्चिम में इसके दिल्ली कटक हो जाएंगे, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी, पश्चिम में आपकी गिर की पहाड़ियाँ हो जाएगी, दक्षिण में इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो इलायची कार्डेमम की पहाड़ी आपकी कहाँ पर है दोस्तों, केरल में ही है। ठीक है। और गिर की पहाड़ियाँ तो आपकी गुजरात में हो जाएगी, और ये दिल्ली कटक हो गया आपका, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ होगी। तो राजमहल की पहाड़ी आपकी पूर्व में हो जाएगी, और गिर की पहाड़ी आपकी पश्चिम में हो जाएगी, और दिल्ली कटक आपका उत्तर में हो गया, और इलायची कार्डेमम की पहाड़ी आपकी दक्षिण में हो जाएगी। ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। इसका विभाजन देखिए, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च भूभाग यानी ऊपर का जो हो जाएगा तो नर्मदा के उत्तर में हो जाएगा, और नर्मदा के दक्षिण में आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के दक्षिण में आपका दक्कन का पठार हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। तो प्रायद्वीपीय पठार में आपकी काली मिट्टी का विस्तार हो जाएगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति इसकी हो जाएगी, ऊंचाई 600 से 900 मीटर हो जाएगी। जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी दोस्तों, मैं रुक के खुद आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है। मालवा का पठार जो है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, मालवा का पठार जो है इसमें कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाएगी। सबसे पहले इसका निर्माण जो है ये लावा प्रवाह क्षेत्र से हुआ है। तो मालवा के पठार का निर्माण लावा से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में इसके विंध्यन श्रेणी हो जाएगी। तो विंध्यन श्रेणी जो है वो भारत में आपकी विंध्यन श्रेणी भी हो जाएगी दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। विंध्यन श्रेणी क्या करती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। समग्र ढाल उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है। मालवा पठार का समग्र ढाल उत्तर की ओर हो जाएगा। किधर होगा दोस्तों, उत्तर की ओर, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता।
ये पश्चिम में अरावली आ जाएगी, इसके मालवा पठार के पूर्व में बुंदेलखंड आ जाएगा और काली मिट्टी आपकी मालवा पठार में पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो लावा से निर्मित है, दक्षिण में इसके विंध्य श्रेणी है, पूर्व में बुंदेलखंड आ जाएगा, पश्चिम में अरावली आ जाएगा, समग्र ढाल इसका उत्तर की ओर है। ठीक है, हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाता है भाई मालवा पठार के पूर्व में कौन सा है, तो बुंदेलखंड, पर फिर भी ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य उच्च भूभाग। अब मध्य उच्च भूभाग देखिए दोस्तों, मध्य उच्च भूभाग जो है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसको कैसे याद रखिए दोस्तों, देखो ढाल इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पश्चिम से पूर्व आपका ढाल हो जाएगा मध्य उच्च भूभाग का। ऊंचाई 700 से इसकी 1000 मीटर हो जाएगी। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है आपके मध्य उच्च भूभाग। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा हो जाएगी। तो दक्कन पठार जो हमने पढ़ा दोस्तों, ये आपका नर्मदा के दक्षिण में स्थित था, तो यहाँ पर ही आपका दोस्तों दक्कन पठार की उत्तरी सीमा में आपका मध्य उच्च भूभाग हो जाएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश विस्तार इसका मालवा पठार क्षेत्र में हो जाएगा आपका। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बंगेलखंड स्थित है, तो बुंदेलखंड और बंगेलखंड के बारे में अभी हम देखेंगे दोस्तों। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी और छोटा नागपुर पठार तक हो जाएगा। तो पूर्व में तो आपका राजमहल पठार हो गया और यहाँ पर आपका झारखंड में आता है छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। पश्चिम सीमा अरावली से लगती है, दक्षिण सीमा सतपुड़ा से लगेगी, उत्तरी सीमा आपकी विंध्यन पर्वत से लगेगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड का पठार जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो यूपी और एमपी में, यूपी प्लस एमपी में आपका बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। ग्रेनाइट एवं नीच से निर्मित है ये आपका। अर्धशुष्क जलवायु इसमें पाई जाएगी। सघन अपराधित क्षेत्र है, लहरदार कृषि योग्य नहीं है, तो ये लहरदार और कृषि योग्य नहीं है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, यूपी एमपी में ये पाया जाएगा, ग्रेनाइट एवं नीच से निर्मित है। एक आप देखिए दोस्तों, बंगेलखंड का पठार, तो बंगेलखंड का जो पठार है दोस्तों, इसके उत्तर में आपकी सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, उत्तर में बंगेलखंड के पठार के सोन नदी हो जाएगी। ये भी आपका यूपी, झांसी और मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, तो ये भी आपका यूपी और एमपी में पाया जाएगा बंगेलखंड भी। ठीक है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है आपका, तो मैकाल श्रेणी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, एमपी में हो जाएगी और उत्तर में इसकी सोन नदी हो जाएगी। ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित हो जाएगा आपका बंगेलखंड का पठार, ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब छोटा नागपुर पठार के बारे में देखिए, ये गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है, गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। विस्तार इसका झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, तो झारखंड भी इसमें आएगा, छत्तीसगढ़ इसमें आएगा और पश्चिम बंगाल इसमें आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है, तो दामोदर नदी के उत्तर में आपका हजारीबाग का पठार हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हजारीबाग का पठार कहाँ पर स्थित है, तो दामोदर नदी जो है इसके उत्तर में स्थित है आपका हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अन्य नाम भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है, पाटभूमि भी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार जो है दोस्तों, या झारखंड जो है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है या पाटभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, खनिज समृद्ध क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर लोहा कोयला काफ़ी पाया जाता है, तो खनिज के बारे में भी अभी हम देखेंगे। उत्तर पूर्व में यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी दोस्तों। उत्तर पश्चिम में सोन नदी हो जाएगी, दामोदर, सोन रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार में, जिसमें से दामोदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और दामोदर नदी के उत्तर में ही आपका हजारीबाग का पठार हो जाएगा और तथा दक्षिण का रांची पठार हो जाएगा दक्षिण में। अब दक्कन का पठार देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार जो है ये आपका बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित हुआ है और इसके उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हो जाएगी, जो कि आपकी एमपी में स्थित है दोस्तों। तो सतपुड़ा, मैकाल, महादेव की पहाड़ियाँ आपकी एमपी में हो जाएगी। पश्चिम में पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्व में आपका पूर्वी घाट आ जाएगा। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपकी पश्चिम की पहाड़ियाँ और पूर्व का मिलन बिंदु है, यानी पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट का मिलन बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा हो जाएगी। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट के बारे में देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। पश्चिमी घाट एक आपकी सतत श्रृंखला है दोस्तों, पर्वतीय वर्षा यहाँ पर होती है। इसका अन्य नाम सह्याद्री है, तो इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है आपका, तो ये आपका दक्कन का पठार है, तो इसके पश्चिम में यहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर हो जाएगी। पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचाई है आपका, और औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर हो जाएगी। पूर्वी घाट से अधिक ऊंचाई है आपका पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट आपका इधर हो जाएगा। पश्चिमी घाट आपका पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वी घाट से ऊंचाई है आपका दोस्तों पश्चिमी घाट। सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए पश्चिमी घाट की, तो अनाई मुड़ी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। तो 2695 मीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी अनाई मुड़ी की।
ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये अनाईमुड़ी की पहाड़ी आपकी केरल में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी ये हो जाएगी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 2695 मीटर आपको ध्यान रखना है। इसको 2696 कर लो आप, तो ताकि आपको याद हो जाएगी 2696 मीटर। अब आगे देखिए, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा हो जाएगी, जो कि आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई 2633 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको 2636 करके देख लो, ठीक है, इसको 2696 करके देख लो, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल जो है ये प्रायद्वीपीय, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। और प्रमुख दर्रे यहाँ पर थाल घाट जो हमने देखा था वो भोर घाट हो जाएगा महाराष्ट्र में, पाल घाट आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा भी आपका महाराष्ट्र में था, पाल घाट दर्रा आपका केरल में हो जाएगा। तो ये बेसिक सा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, थाल, भोर, पाल, आपको ध्यान रखना है। सवाल आने के बाद अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए पहले ही पढ़ लो ताकि सवाल सही कर सको। अब पूर्वी घाट के बारे में देखिए दोस्तों, पूर्वी घाट जो है ये सतत नहीं है, ये नदियों द्वारा खंडित है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो नदियाँ है वो पूर्वी घाट को खंडित कर देती है। तो ये सतत नहीं है, ये खंडित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, इसीलिए ये पश्चिमी घाट से थोड़ा नीचा है। दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिण पश्चिम में आपकी पूर्वी घाट में सेवराय की पहाड़ियाँ पाई जाएगी और आपकी जावड़ी की पहाड़ियाँ पाई जाएगी। सेवराय की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और विस्तार इसका महानदी घाटी से नीलगिरी तक हो जाएगा। तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, महानदी घाटी जो आती है उससे आपका नीलगिरी तक इसका विस्तार हो जाएगा। सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा आपका 1500 मीटर। ठीक है, हालांकि एक और आता है दोस्तों, लेकिन ऑथेंटिक आपका यही माना जाता है। तो सबसे ऊंचा आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा 1500 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व पठार के बारे में देखिए, जिसे मेघालय का पठार कहा जाता है। तो मेघालय का पठार जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व पठार इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। तो आपसे पूछा जाएगा मेघालय का पठार किसका विस्तारित भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाएंगे। इसको दोस्तों कार्बी एंग्लोंग का पठार भी कहा जाता है। जो आपका मेघालय का पठार है इसे कार्बी एंग्लोंग का पठार भी कहा जाता है, एवं उत्तर कचार पहाड़ी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बी एंग्लोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी। पश्चिम बंगाल के मालदा गेप, राजमहल पहाड़ियाँ एवं मेघालय पठार के बीच के कारण अलग हुआ। तो पश्चिमी बंगाल में जो मालदा गेप था, यानी राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी, उसके अलावा मेघालय के बीच में ये अलग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आपकी यहीं होती है दोस्तों। ठीक है, मासिन राम भी आपका यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपकी 3 पहाड़ियाँ स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। इनको सीक्वेंस से याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया। पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मेघालय में हो जाएगी, जिसे कार्बी एंग्लोंग का पठार कहा जाता है, या शिलोंग में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। तो गारो, खासी, जयंतिया। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मासिन राम कहाँ पर स्थित है, तो मासिन राम आपका कहाँ पर स्थित है? मासिन राम, तो ये आप मुझे बताना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मासिन राम जो है ये आपका कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया। तो ये आपका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों गारो पहाड़ी पर स्थित है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। मासिन राम, गारो, खासी, जयंतिया में से एक पहाड़ी पर स्थित है, शायद गारो पे स्थित है। ठीक है, तो अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ पर? आपकी मेघालय के पठार में। अति अपर्दित क्षेत्र हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अब अगला सवाल देखिए, यानी अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार तो आपको पता ही है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आपकी यही हो जाएगी, अरावली पर्वत श्रेणी। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये आपकी विद्यमान है, आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, और सबसे प्राचीनतम हो जाएगी। इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो गुरु शिखर, राजस्थान हो जाएगी, 1722 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सतपुड़ा श्रेणी देखिए दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार आपका महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हालांकि मेनली मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर में इसकी नर्मदा नदी हो जाएगी, दक्षिण में ताप्ती हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी उत्तर में नर्मदा नदी है और यहाँ पर दोस्तों आपकी सतपुड़ा है और यहाँ पर आपकी ताप्ती नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताप्ती नदी हो जाएगी और ये आपकी दोस्तों ब्लॉक पर्वत के रूप में विद्यमान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए सतपुड़ा श्रेणी की, जिस तरीके से अरावली की गुरु शिखर है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी। धूपगढ़ आपकी कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़ हो जाएगी एमपी में, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में स्थित है। और ये सवाल आपका पिछली बार पटवारी के एग्जाम में आया था और इस बार आ सकता है आपका, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आगे देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है दोस्तों, उनका मिलन बिंदु। विस्तार इसका तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार हो जाएगा। सर्वोच्च चोटी इसकी डोडा बेटा हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 26-33 मीटर हो जाएगी। और ये कहाँ पर है, ये आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। लेकिन डोडा बेटा कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डोडा बेटा तमिलनाडु में हो जाएगी, जबकि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आपका तीनों जगह हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में देखिए। भारतीय मरुस्थल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था ये आपका, कौन से युग में दोस्तों, मेसोजोइक युग में ये आपका समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में आपका स्थित हो, ये अरावली की पहाड़ी आपकी निकलती है यहाँ से, इसके उत्तर पश्चिम में आपका स्थित है यहाँ पर। ठीक है, जैसलमेर साइड में। तो ये आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके रेतीले टीले पाए जाएंगे और बरखान पाया जाएगा। ठीक है, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। बहुत कम वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि मरुस्थल है। अत्यधिक वाष्पीकरण यहाँ पर होता है। बलुई मृदा यहाँ पर पाई जाती है। नदियाँ अल्पकालिक और कुछ नदियाँ मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी नदी देखी जाए मरुस्थल की तो लूनी नदी हो जाएगी, जिसका उद्गम आपका नागपाड़ अजमेर से होता है। और ढाल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो इसका विभाजन किया गया है। उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है और दक्षिणी भाग में कच्छ के रण की ओर ढाल है। तो उत्तरी भाग का ढाल तो सिंध की ओर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में सिंध आ जाएगा आपका, तो सिंध की ओर हो जाएगा। दक्षिण में आपका कच्छ का रण की तरफ इसका ढाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अब पश्चिमी तटीय मैदान से क्या समझते हैं हम, जैसे कि ये आपको भारत है दोस्तों इस तरीके से। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि यहाँ पर जो आपकी स्थित है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान देखिए आप, इसका विस्तार आपका गुजरात से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, केरल तक हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बनाया, यहाँ पर आपका गुजरात है, तो गुजरात से लेकर केरल तक इसका विस्तार हो जाएगा आपका। ठीक है, किसका दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान का। तो ये मैदान है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी संकीर्ण पट्टी है। कैसी पट्टी हो जाएगी, आपकी संकीर्ण पट्टी हो जाएगी। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। तो पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल हो जाएगी आपकी पश्चिमी तटीय मैदान। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर दक्षिण में चौड़ा है। तो मध्य में ये थोड़ा आपका संकीर्ण है और उत्तर दक्षिण में चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियाँ होती है दोस्तों, वो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये सारी की सारी नदियाँ अभी हम आगे देखेंगे। तो ये किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर सवाल जो बनेगा आपका, वो यहाँ से बनेगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल यहाँ से बनेगा आपका। जैसे कि यहाँ पर कच्छ या काठियावाड़ तट आपका कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ और काठियावाड़ आपका कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। कोंकण तट आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। एक आपका गोवा तट हो जाएगा और मालाबार तट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, मालाबार तट आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। तो काठियावाड़ आपका गुजरात में, कोंकण आपका महाराष्ट्र में, गोवा तट हो जाएगा, और एक मालाबार तट है जो कि आपका केरल में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब पूर्व में देखिए दोस्तों, पूर्व में भी इंपॉर्टेंट है आपके, तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा हो जाएगा आपका, तो अधिक चौड़ा हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पत्तनों की संख्या इसमें कम हो जाएगी। यहाँ की नदियाँ द्वारा डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो इधर तो आपका एस्चुरी का निर्माण हो रहा था, इधर आपका डेल्टा का निर्माण हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विभाजन इसका देखिए, उत्तरी सरकार तट है, एक कोरोमंडल तट है। देखो यहाँ पर हालांकि तट और भी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपके पूछे जाते हैं। तो उत्तरी सरकार तट जो हो जाएगा वो आपका पूर्वी तटीय मैदान में हो जाएगा। और कोरोमंडल तट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट जो है दोस्तों, ये आपका जो है पूर्वी तटीय मैदान में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ दोस्तों, एक मिनट रुकिए आप। अब जो आपका कोरोमंडल तट है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नदी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया था, उसमें बताया था दोस्तों। सबसे पहली नदी आती है आपकी दोस्तों महानदी, सबसे पहली महानदी आती है, फिर आपकी गोदावरी आती है। तो महानदी गोदावरी, फिर आपकी आती है कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, फिर आपकी क्या आ जाएगी, कन्याकुमारी आ जाएगी। यहाँ पर आपकी कन्याकुमारी आ जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कन्याकुमारी। तो महानदी के उत्तर में तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्कल तट हो जाएगा। इधर तो आपका उत्कल तट आता है महानदी के उत्तर में, लेकिन महानदी और गोदावरी जो है इसके बीच में आपका उत्तरी सरकार तट आ जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तरी सरकार तट आ जाएगा दोस्तों, उत्तरी सरकार तट। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में आपका गोलकुंडा तट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, गोलकुंडा तट। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो केरल से लेकर कन्याकुमारी तक है, सॉरी आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है ये कोरोमंडल तट आ जाएगा।
और ये कोरोमंडल तट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी के बीच में स्थित है आपका कोरोमंडल तट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसी तरीके से याद रखिए MGKK, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कन्याकुमारी। इधर आपका उत्कल तट आ जाएगा, उत्तरी सरकार तट आ जाएगा, गोलकुंडा तट आ जाएगा, और इधर आपका दोस्तों कोरोमंडल तट आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय तट रेखा के बारे में देख लीजिए दोस्तों। तो जैसे कि हमने 7 राज्य देखे थे आपकी जो स्थलीय सीमा थी उसके बारे में, तो तट रेखा के बारे में भी देखिए। तट रेखा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है, जो कि हमने देखा था। मुख्य भूमि में देखा जाए तो 5,422 है, और द्वीपीय तट रेखा जो हो जाएगी वो 2,094 हो जाएगी। तो मुख्य भूमि की 5,422 हो जाएगी, और द्वीपीय तट रेखा की आपकी 2,094 हो जाएगी। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, हालांकि मेनली यही पूछी जाती है 7,516, लेकिन फिर भी ध्यान कर लेना 5,000 के आसपास आपकी मुख्य भूमि की हो जाएगी, और द्वीपीय की 2,000 के आसपास हो जाएगी। इसका विभाजन पश्चिमी तट और पूर्वी तट में हो जाएगा आपका भारतीय तट रेखा। सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी हो जाएगी दोस्तों? गुजरात की हो जाएगी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सर्वाधिक तट रेखा आपकी गुजरात की हो जाएगी, और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? गोवा की हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए तो 12-14 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो गुजरात तट की हो जाएगी 12-14 किलोमीटर। सबसे छोटी तट रेखा आपकी गोवा की हो जाएगी। ये कितनी सीमा लगाता है? ये 101 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम आपकी इसकी हो जाएगी गोवा की, और सबसे ज़्यादा आपकी 1214 किलोमीटर की जो सीमा लगाता है तट रेखा वाली, वो गुजरात हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, दूसरी सबसे लंबी कौन सी है इनमें? दूसरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ दूसरी सबसे तटीय लंबी सीमा लगती है इसकी। तो पहली तो आपकी गुजरात के साथ लगती है, दूसरी शायद आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आंध्र प्रदेश के साथ इसकी दूसरी सबसे लंबी तट सीमा लगती है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पहला नहीं पूछ के दूसरा पूछ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के साथ दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी 12-14, ठीक है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे आपके दादरा नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके 5 राज्य ऐसे हैं जो कि ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही आपकी तटीय सीमा बनाते हैं। उनको कैसे याद रखोगे? हम छा जाते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम छा जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमसे क्या हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा, हमसे आपका हरियाणा हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जा से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जा से आपका झारखंड आप कर लीजिए, ठीक है। तय से आप तेलंगाना कर लीजिए। और एक आपका हो जाएगा दोस्तों MP। MP भी किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो हम छा जाते हैं, तो म से यहाँ पर आपका MP हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ह से आपका हरियाणा हो गया, म से आपका MP हो गया, छा से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, जा से आपका झारखंड और तेलंगाना हो गया। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था, आपका हरियाणा जो है वो किसी से सीमा नहीं लगाता है, MP भी नहीं लगाता है, छत्तीसगढ़ भी नहीं लगाता है, झारखंड और तेलंगाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वीप समूह के बारे में हम देख लेते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह है दोस्तों। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2 द्वीप समूह हो जाएंगे आपके। ये भारत है, तो एक तो आपका इधर हो जाएगा अरब सागर साइड, एक बंगाल की खाड़ी साइड हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो हो जाएगा वो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह आपका लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। तो अरब सागर आपका इधर हो जाएगा पश्चिम साइड में, तो इधर आपका लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अब इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह से आपका एग्जाम में सवाल बनने का चांसेस 100% रहेगा। वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप है 1973 से। तो 1973 से इसका नाम क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका विभाजन जो हुआ है दोस्तों, वो आप देखिए, इसकी अवस्थिति जो हो जाएगी वो देखिए आप पहले। केरल तट से लेके 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। तो केरल तट से लेकर ये आपका अरब सागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व में इसके लक्काद्वीप है, मिनिकॉय है और अमिनी द्वीप है। तो लक्षद्वीप के पूर्व में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप। तो अगर आपसे पूछा जाए मिनिकॉय किसका भाग है, तो लक्षद्वीप का भाग है। अमिनी द्वीप किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है। लक्काद्वीप किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है। तो ये आपके पूर्व में स्थित है। और विभाजन इसका देखिए दोस्तों, अमिनी द्वीप में टूटा हुआ है। सबसे उत्तर में आपका अमिनी द्वीप हो जाएगा,
फिर लक्कादीव हो जाएगा और सबसे दक्षिण में आपका मिनिकॉय हो जाएगा। तो अमिनी द्वीप सबसे उत्तर में है, फिर आपका लक्कादीव आ जाएगा बीच में, मिनिकॉय आपका सबसे दक्षिण में आ जाएगा। तो मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। परवाल निक्षेप से निर्मित हुआ ये आपका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। द्वीपों की संख्या 36 हो जाएगी। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से तो ऐसा लगता है जैसे लाख द्वीपों का समूह, लेकिन लाख द्वीपों का समूह नहीं है भैया, ये 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी अगर आपसे इसकी पूछी जाए तो कवरत्ती हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवरत्ती किसकी राजधानी हो जाएगी आपकी? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। और सबसे बड़ा द्वीप आपका एंड्रोट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा द्वीप आपका एंड्रोट हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? एंड्रोट है, ये आपको ध्यान रखना है। और 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, तो इसको मीमा से याद कर लीजिए। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, और आपका मिनिकॉय और लक्कादीव के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो ये 8 और 9 और 10 डिग्री आपका पूछा जाता है। 10 डिग्री अभी हम देखेंगे। तो 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है, और 9 डिग्री आपका मिनिकॉय और लक्कादीव के मध्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 डिग्री 9 डिग्री। ठीक है, मिनिकॉय मालदीव, मिनिकॉय लक्कादीव, और सबसे बड़ा एंड्रोट हो जाएगा, राजधानी कवरत्ती हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप किसके भाग है, तो ये आपके लक्षद्वीप के भाग है। और सबसे उत्तर में आपका अमिनी द्वीप है, सबसे दक्षिण में मिनिकॉय हो जाएगा। ये सब आपके लक्षद्वीप के भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 36 द्वीप हो जाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर द्वीपों की संख्या आपकी 550 हो जाएगी। अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान का विभाजन देखिए, अंडमान का जो विभाजन है दोस्तों, को देखिए आप। अंडमान का विभाजन देखिए दोस्तों, एक तो आपका आता है उत्तरी अंडमान, एक आता है आपका मध्य अंडमान, एक है दक्षिण अंडमान, और एक है आपका लिटिल अंडमान। तो 4 भागों में बांटा हुआ है दोस्तों अंडमान का विभाजन जो है। यहाँ पर निकोबार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली अंडमान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। निकोबार अलग है, निकोबार का यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, अंडमान का विभाजन हम देख रहे हैं। तो अंडमान में आपका उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार से अंडमान को बांटा गया है, जबकि निकोबार को 2 प्रकार से बांटा गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए आप, दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में आपका दक्कन पास स्थित है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आपका जो दक्कन पास है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अंडमान और आपका लिटिल अंडमान जो है, इसके मध्य में स्थित है यहाँ पर आपका दक्कन पास, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में आपका दक्कन पास हो जाएगा। और 10 डिग्री चैनल आपको किस किस को अलग करेगा दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और आपका कार निकोबार के मध्य में हो जाएगा। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब निकोबार द्वीप समूह का विभाजन देखिए, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ज्वालामुखी द्वीप यहाँ पर हो जाएंगे आपके बेरन द्वीप। बेरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी बेरन द्वीप हो जाएगी। और कारकोंडम द्वीप जो है ये शांत हो जाएगा आपका, ये सक्रिय नहीं है। तो कारकोंडम ये भी ज्वालामुखी है लेकिन ये शांत है, लेकिन बेरन जो है वो सक्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेरन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेरन और आपका कारकोंडम ये आपको ध्यान रखना है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, सेल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो माउंट थुलियर हो जाएगी। अब ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो निकोबार अलग है, अंडमान अलग है। अंडमान की सबसे सर्वोच्च चोटी तो सैंडल पीक हो जाएगी, जिसके बारे में आपने सुना होगा। और ये आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। जबकि निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? माउंट थुलियर, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट थुलियर आपकी इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी निकोबार की, जबकि सैंडल पीक की सर्वोच्च चोटी आपकी उत्तरी अंडमान हो जाएगी। ठीक है, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर थी पहले, अभी चेंज हो चुकी है दोस्तों। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी दक्षिण अंडमान में स्थित थी, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अभी राजधानी इसकी विजयपुरम हो चुकी है, तो चेंज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। देखो हमने बताया उत्तर, मध्य, दक्षिण और लिटिल। तो आपका जो लिटिल है और आपका जो दक्षिण है, इसके मध्य में तो दक्कन पास हो जाएगा। और सैंडल पीक आपकी उत्तरी इसमें हो जाएगी। अब बचा कौन सा? दक्षिण बचा, तो दक्षिण में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिण में हो जाएगा। इस तरीके से याद रख लीजिए। और निकोबार द्वीप समूह की थुलियर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है, इसकी 642 मीटर है। अब अपवा क्षेत्र देख लीजिए दोस्तों। अपवा क्षेत्र के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे।
तो सारे हम थोड़े थोड़े देख रहे हैं और यहीं से आपके सवाल बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवाह क्षेत्र देखिए, निश्चित वाहिकाओं, नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र जो है ये दो भागों में विभाजित है, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र है और एक आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी आ जाएगी, गंगा नदी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में देखिए। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी बोखुर चू के निकट एक हिमनद से होता है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बोखुर चू के निकट एक हिमनद से होता है। कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन भारत में इसकी लंबाई देखी जाए तो ये आपकी 3 बार 1 लिखना है, फिर 4 करना है आपको। तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी सिंधु नदी की भारत में। ठीक है, यह भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम नदी है। तो हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम नदी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सिंगी खम्बान और शेरमुख के नाम से इसे जाना जाता है। तो सिंगी खम्बान के नाम से इसे जाना जाएगा और शेरमुख के नाम से भी इसे जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगी और शेरमुख के नाम से इसे जाना जाता है। अभी दोस्तों आपकी जो वर्षा वाला पार्ट था वो भी देखेंगे हम, जो आपके सारे आते हैं ना नार्वेस्टर वगैरह, वो सब भी हम देखने वाले हैं। तो सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तिब्बत में इसका नाम क्या था? सिंगी खम्बान या शेरमुख, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी और बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? तो सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ यानी राइट हैंड की सहायक नदियाँ आपकी गिलगित, श्योक और काबुल हो जाएगी। श्योक मैंने आपको बताया था काराकोरम और लद्दाख को अलग करती है, गिलगित हो जाएगी और काबुल हो जाएगी। तो ये आपकी दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। जबकि बाएं तट की सहायक नदियाँ आपकी पंचनंद किनको कहा जाएगा? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इनको दोस्तों पंचनंद के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी सबकी सब बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। कहाँ की हो जाएगी? बाएं तट की हो जाएगी। और जास्कर, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्यास, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब और झेलम, ये बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। बाकी बची जो आपकी राइट हैंड की हो जाएगी गिलगित, श्योक, काबुल। तो यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। और ये कराची के पूर्व में कहाँ पर गिरेगी दोस्तों? अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, तो अरब सागर में गिरेगी ये नदी आपकी, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब झेलम नदी देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झेलम नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो हो जाएगा ये पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम जो है ये आपके जम्मू कश्मीर के आसपास जो आपका वेरीनाग झरना है वहाँ से होता है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी से। इसकी सहायक नदी किशन गंगा हो जाएगी। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा आपकी झेलम नदी की सहायक नदी है। प्रमुख तटीय शहर इसके किनारे हो जाएगा आपका श्रीनगर। तो झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी। झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर हो जाएगा। चिनाब नदी से संगम होता है इसका झेलम का। तो झेलम नदी का संगम किससे हो जाएगा? चिनाब से हो जाएगा। झेलम प्लस चिनाब मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है वो आपका वेरीनाग से होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर हो जाएगा। सहायक नदी इसकी किशन गंगा हो जाएगी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल अभी आपका RSM SSB के द्वारा पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चेनाब नदी हो जाएगी। अन्य नाम इसका चंद्रभागा भी है। तो चेनाब नदी का अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका? चंद्रभागा भी हो जाएगा। च से चेनाब, च से चंद्रभागा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, झेलम नहीं है, चेनाब है। ठीक है, भारत की लंबाई इसमें 1180 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें चेनाब नदी की उद्गम इसका हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। तो चंद्रा और भागा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है आपका चेनाब नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो है ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर था आपका? हिमाचल प्रदेश में था। तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम से इसका उद्गम होता है, रावी नदी है। चेनाब नदी के संगम, तो चेनाब नदी से इसका संगम होता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। तो चंबा घाटी में बहती है ये हिमाचल प्रदेश के। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और चेनाब नदी में ये आपकी मिल जाती है। तो ये आपकी चेनाब में मिल रही है दोस्तों। ठीक है, और झेलम भी किस में मिल रही थी? चेनाब में मिल रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि चेनाब जो है वो चंद्रा और भागा मिल रही है और उसका निर्माण कर रही है। अब आगे देखिए दोस्तों, व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। तो वह से व्यास कुंड से इसका निर्माण हो रहा है, उद्गम हो रहा है। हरी के पास सतलज में इसका संगम हो जाता है, कुल्लू घाटी में बहती है। तो कुल्लू घाटी में बहने वाली कौन सी हो जाएगी आपकी? तो कुल्लू घाटी में बहने वाली आपकी व्यास नदी हो जाएगी। जबकि ये आपकी कौन सी थी दोस्तों? चंबा घाटी में बहने वाली रावी नदी थी। तो दोनों ध्यान रखें, चंबा में रावी हो जाएगी और कुल्लू घाटी में आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी व्यास नदी हो जाएगी। हालांकि दोनों का उद्गम आपका रोहतांग दर्रे से ही हो रहा है। अब आपकी सतलज नदी आ गई दोस्तों। तो सतलज नदी जो है ये तिब्बत में इसे लॉन्ग चेन के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग चेन के नाम से इसे जाना जाएगा तिब्बत में, सतलज नदी को।
इसका उद्गम जो है ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो मानसरोवर से होता है दोस्तों। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है, वहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। तिब्बत में नाम इसका लोंगचेन हो जाएगा। तो लांगचेन इसका नाम हो जाएगा। आपका तिब्बत में सिप किला के पास भारत में प्रवेश करती है। तो सिप किला दर्रा भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सिप किला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में था और सिप किला के पास में ये भारत से प्रवेश करती है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो सतलज आपकी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यानी पूर्व की साइड में। तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण आपका सतलज हो जाएगा, क्योंकि सबसे इधर तो आपकी सिंधु आ जाएगी और इधर आपकी पूर्व में सतलज आ जाएगी, और बाकी जो बची वो आपके बीच में आती है दोस्तों। जैसे कि झेलम हो गई या आपकी रावी हो गई, व्यास हो गई, ये बीच में आ जाएगी। यहाँ पर आपकी सिंधु आती है, यहाँ पर आपकी सतलज आती है। तो सबसे पश्चिम में सिंधु, सबसे पूर्व में आपकी सतलज। ये बेसिक सा सवाल भी एग्जाम में आ जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हो जाएगा। इसका तिब्बत में से लांगचेन के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, गंगा नदी के बारे में देखिए दोस्तों। गंगा नदी से सवाल आपका पूछा जा सकता है। पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है आपका, तो पूर्व में बहती है ज़्यादातर ये, तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन करती है, तो गंगा नदी करती है। तो भारत में सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन करेगी, गंगा नदी करेगी। उद्गम इसका उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। तो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, भागीरथी। तो प्रारंभ में इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी रहता है। बाद में इसका नाम गंगा होता है दोस्तों। तो प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। तो देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तो ये आपकी गंगा कहलाती है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा जब मिलती है, भागीरथी प्लस अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रयाग है, इनके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। पंचप्रयाग है थोड़ी, तो इन पंचप्रयाग के बारे में भी हम देखेंगे। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसकी 25-25 मीटर है। तो इसकी लंबाई आप याद कर लेना, पूछी जा सकती है। 25-25 मीटर आसानी से याद भी हो रही है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये आपकी। अब यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में छप सकती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी लेफ्ट साइड की हो जाएगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आपकी महानंदा। तो गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये लेफ्ट साइड की आपकी सहायक नदियाँ है। जबकि राइट हैंड की आपकी हो जाएगी यमुना और सोन। ये 2 याद रखिए आप, क्योंकि ये 2 ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दाएं तट की आपकी यमुना और सोन हो जाएगी। ठीक है, यमुना आपकी इधर से आती है, सोन भी आपकी इधर से आती है। तो ये आपकी दाएं तट की हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगी आपकी गंगा, और इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे, पद्मा और मेघना हो जाएगा दोस्तों। पद्मा और मेघना हो जाएगा। तो ये किसके नाम है दोस्तों, पद्मा और मेघना। तो पद्मा और मेघना जो है ये आपकी गंगा नदी के नाम है। पद्मा के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है। तो बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पंचप्रयाग आप देख लीजिए एक बार। तो पंचप्रयाग देखिए, विष्णु प्रयाग किसे कहा जाएगा, जहां पर आपकी देखो अलकनंदा सब में कॉमन है। तो ए तो आपकी सब में कॉमन हो गई। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन हो जाएगी। अब यहाँ पर बाकी की चीज़ें चेंज होगी। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है आपकी। नंद प्रयाग में आपकी नंदाकिनी मिलती है। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। नंद प्रयाग में आपकी नंदाकिनी मिलेगी। कर्ण का पिंड दान कर दो, तो कर्ण का पिंड दान कर दो। तो कर्ण का पिंड दान कर दिया किसने, युधिष्ठिर ने। इस तरीके से याद रखिए। तो कर्ण का क्या कर दिया, पिंड दान कर दिया। तो अलकनंदा तो कॉमन थी, तो पिंडार हो जाएगा। ठीक है, रुद्र प्रयाग में आपकी मंदाकिनी हो जाएगी। तो रुद्र में मंदाकिनी। ठीक है, देखो यहाँ पर द आ रहा है और यहाँ पर भी द आ रहा है मंदाकिनी में भी। इस तरीके से याद रख सकते हो, रुद्र मंदा, रुद्र मंदा। और देवप्रयाग में आपकी कौन कौन मिलेगी, अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी। और विष्णु प्रयाग इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा हो जाएगी। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, देव प्रयाग में आपकी भागीरथी। और यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, उद्गम स्थल देखिए दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद, यमुना नदी का। तो यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो यमुनोत्री हिमनद से होता है, बंदरपुर श्रेणी से। बंदरपुर श्रेणी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। ठीक है, बंदरपुर श्रेणी कहाँ पर है, आपकी उत्तराखंड में है। और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। और गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो गंगा की सबसे पश्चिमी नदी और सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और सबसे पश्चिम वाली भी यही है। अब बाएं तट की सहायक नदियाँ देखिए, दाएं तट की सहायक नदियाँ देखिए। बाएं तट में आपकी हिंडन, रिंद, सेंगर और वर्णा मिलती है। तो हिंडन, रिंद, सेंगर और वर्णा मिलेगी। जबकि दाएं तट में आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन मिलेगी। अब दायां तट यानी कि राजस्थान से होकर गुजरने वाली नदियाँ हो जाएगी मोस्टली आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपकी दाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाएगी। जबकि बाएं तट की आपकी हिंडन, रिंद, सेंगर, वर्णा हो जाएगी। सिंपल सा सवाल ये पूछा जाएगा दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है,
यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी श्रेणी से होता है, तो बंदरपूछ आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चंबल नदी का देखिए, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी से होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में ये विलीन हो जाती है, तो इटावा में ये यमुना में विलीन हो जाती है दोस्तों चंबल नदी। तो यमुना में ये आपकी क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी दोस्तों चंबल नदी। और खड्डों का निर्माण करती है आपकी चंबल नदी, यानी कि ये आपके किसका निर्माण करेगी, अपर्दन करती है दोस्तों, खड्डों का निर्माण करती है। और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाएगी। और जानापाव पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है विंध्यन श्रेणी से। गंडक नदी के बारे में देखिए, गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में होता है, पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलन। नेपाल हिमालय आपका सबसे लंबा था दोस्तों, ठीक है, और सबसे छोटा आपका कुमाऊं हिमालय था। उसके हिसाब से देखा जाए तो सिडनी बुनाड के हिसाब से गंडक नदी जो है ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। तो पटना में ये सोनपुर से मिलती है गंडक नदी। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, पटना में मिलेगी सोनपुर में गंगा से, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए घाघरा नदी के बारे में देखिए दोस्तों, घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है घाघरा नदी का। बिहार के छपरा में गंगा में संगम होता है। तो बिहार में छपरा नामक जो है जगह, वहाँ पर गंगा से संगम होता है आपका घाघरा का। तो घाघरा का संगम छपरा में हो रहा है। सहायक नदियाँ इसकी तिला, सेती, बेरी और शारदा हो जाएगी। तो तिला, सेती, बेरी और शारदा इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर छपरा वाला पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। मापचा चुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। जबकि आपकी ये गंडक नदी थी सोनपुर में गंगा से मिलती है। तो गंडक तो सोनपुर में मिलेगी, जबकि आपकी घाघरा जो है ये आपकी छपरा में मिलेगी, ठीक है। इसका उद्गम ध्यान रखना दोस्तों, मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है घाघरा नदी का। अब आगे देखिए कोसी नदी के बारे में देखिए दोस्तों, कोसी नदी के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल का इसका माउंट एवरेस्ट के उत्तर में हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट से इसका उद्गम होता है कोसी नदी का। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। तो कोसी नदी जो है ये भागलपुर में आपकी किससे मिल जाएगी दोस्तों, गंगा से मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किससे मिलेगी दोस्तों, भागलपुर में ये गंगा से मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार का शोक इसे कहा जाएगा। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है आपकी कोसी नदी, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ये भी आपका कोसी नदी, ठीक है। और बिहार के भागलपुर में मिलेगी ये आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ब से बिहार, ब से भागलपुर, और बिहार का शोक भी से कहा जाता है। अब रामगंगा नदी के बारे में देखिए, रामगंगा नदी जो है दोस्तों इसका उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। कन्नौज के निकट ये गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में के मैदान में प्रवेश करती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, ये सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दामोदर नदी, दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है आपकी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, बराकर नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी आपकी, तो दामोदर की सहायक नदी हो जाएगी। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाएगा, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हुगली में मिलन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रंश घाटी में बहती है। तो ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी हो जाएगी आपकी दामोदर नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रंश घाटी में बहती है आपकी दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है। बराकर नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों शारदा या सरयू नदी, तो सरयू नदी या शारदा नदी से कहा जाता है। उद्गम भी इसका हिमनद यानी नेपाल हिमालय से ही होता है दोस्तों। इसका अन्य नाम हो जाएगा काली या चाइक। तो काली या चाइक इसे कहा जाता है, काली या चाइक। अब इनके किनारे कुछ शहर भी स्थित है, वो भी हम देखेंगे। तो काली या चाइक जो है इसका अन्य नाम हो जाएगा शारदा या सरयू नदी का, काली या चाइक। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। तो दोस्तों शारदा या सरयू नदी जो है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गौरी गंगा के नाम से नेपाल में किसे जाना जाएगा, सरयू नदी को जाना जाएगा, ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। तो भारत और नेपाल की सीमा पर ये बहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों सोन नदी, सोन नदी जो है इसका उद्गम आपका अमरकंटक पठार से होता है। दोस्तों सभी जलप्रपात मैं आपको एक साथ बता दूंगा, सभी परियोजनाएं एक साथ बता दूंगा, तो वहाँ से भी सवाल बनता है आपका, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्या पता नदियों से सवाल पूछ लिया जाए। तो उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी हो जाएगी, यानी राइट साइड से सोन नदी आपकी मिलती है और यमुना मिलती है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलती है। तो पटना के पश्चिम में आरा में मिलेगी गंगा से सोन नदी। अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। महानंदा नदी देखिए दोस्तों, इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। पश्चिमी बंगाल में गंगा से संगम होता है आपका महानंदा का।
तो पश्चिमी बंगाल में संगम होता है महानंदा का आपका गंगा के साथ। अब ब्रह्मपुत्र नदी देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से। तो इसका भी उद्गम आपका कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट से होता है, झेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। अपवाद क्षेत्र इसका अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद क्षेत्र आपका मेनली अरुणाचल प्रदेश है और असम है, ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश और असम। बाएं तट की अगर इसकी सहायक नदी आपसे पूछी जाए तो बाएं तट की सहायक नदियाँ इसकी दिबांग, लोहित आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, किसकी सहायक नदी है। तो बाएं तट की सहायक नदी हो जाएगी आपकी यानी लेफ्ट साइड की ब्रह्मपुत्र की, लोहित हो जाएगी, दिबांग हो जाएगी, बूढ़ी दिहांग हो जाएगी, और एक आपकी धनश्री हो जाएगी। और राइट साइड की हो जाएगी आपकी सुबनश्री, कामेंग, मानस और संकोस। ये सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोस आपकी दाएं तट की हो जाएगी। अब आगे देखिए अन्य नाम इसके क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाएगा, दिहांग या सियांग। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र इसे कहाँ कहा जाएगा, असम में कहा जाएगा। और बांग्लादेश में दोस्तों इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना के नाम से बांग्लादेश में किसे जाना जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हो जाएगी कौन सी नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाएगा, असम में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाएगी, तिब्बत में आपकी सांगपो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में गंगा से मिलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, इसका निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा में से बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सुबनश्री नदी के बारे में देखिए, ये तिब्बत क्षेत्र से हो जाएगा, इसका उद्गम अपवाद क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा सुबनश्री का भी, और ये भी आपकी पूर्ववर्ती नदी हो जाएगी। सुबनश्री भी पूर्ववर्ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ देखिए दोस्तों, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय नदियाँ देखो, बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ देखिए और एक तरफ आप अरब सागर की नदियाँ देखिए। बंगाल की खाड़ी में एक तो आपकी महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आपकी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाएगी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि जो कि हम इधर की साइड की पढ़ रहे थे दोस्तों, जो कि इधर की साइड की पढ़ रहे थे, ये आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही जो है ये आपकी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा और ताप्ती आपका एस्चुरी का निर्माण करेगी, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है, इनमें से कौन सी आपकी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए महानदी के बारे में देखिए दोस्तों। अब हमने देखा महानदी, तो महानदी देखिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो ये नदियाँ वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, अगर नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, हालांकि मैं 2 घंटे में इस वीडियो को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो महानदी जो है ये दाएं तट की सहायक नदी, चलो इसके बारे में पहले देख लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो होता है दोस्तों ये सिहावा पहाड़ी से होता है, छत्तीसगढ़ से, ये आपको ध्यान रखना है। तो महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी आपका धमत्री छत्तीसगढ़ से होता है। अब इसकी राइट हैंड की सहायक नदियाँ हो जाएगी जोंक, ओंग, तेल। तो जोंक, ओंग और तेल ये महानदी की राइट साइड की सहायक नदियाँ है, जोंक, ओंग और तेल। और बाएं तट की सहायक नदियाँ आपकी शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईव हो जाएगी। अपवाद क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ और ओडिशा हो जाएगा महानदी का, और लंबाई इसकी 851 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका उद्गम जो है ये सिहावा पहाड़ी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों गोदावरी नदी, गोदावरी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका जरूर पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना दोस्तों। इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है गोदावरी नदी का। ये सवाल आपका छप सकता है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो 1765 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो वो गोदावरी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ये सवाल भी बन सकता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा मत लगा देना भैया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, गोदावरी हो जाएगी। सॉरी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हो जाएगी, बाएं मतलब लेफ्ट साइड की। पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। अब पेनगंगा, वेनगंगा गंगा की सहायक नहीं है दोस्तों, ये गोदावरी की सहायक है। वर्धा आपकी गोदावरी की सहायक है, प्राणहिता आपकी गोदावरी की सहायक है, सबरी और इंद्रावती। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा महाराष्ट्र
प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती ये आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सारी की सारी ये आपकी बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। और दाएं तट की सहायक नदियाँ परवरा, मुल्ला, पेड़वागू और मनेर हो जाएगी। ठीक है, तो परवरा, मुल्ला, पेड़वागू, मेनर हो जाएगी। सदृश्य प्रपात की रचना करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त्र्यंबकेश्वर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर पूछा जा सकता है। कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका पश्चिमी घाट से उद्गम होता है, महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से आपका किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जबकि गोदावरी का कहाँ से हो रहा था? त्र्यंबकेश्वर से हो रहा था। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो दूसरी प्रायद्वीपीय बड़ी नदी आपकी कृष्णा हो जाएगी, पहली आपकी गोदावरी हो जाएगी। बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी भीमा, मूसी, मुनेरू। तो भीमा, मूसी, मुनेरू बाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाएगी। जबकि दाएं तट की सहायक नदी आपकी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है दोस्तों, तुंगभद्रा काफी बार पूछा जाता है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना हो जाएगी आपकी, घाटप्रभा हो जाएगी और मालप्रभा हो जाएगी। तो घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा और कोयना ये आपकी राइट साइड की कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, जबकि बाएं साइड की आपकी भीमा, मूसी और मुनेरू हो जाएगी। और इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र से। जबकि आपकी जो गोदावरी थी, जो कि सबसे बड़ी नदी आपकी प्रायद्वीपीय पठार की, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है। अब कावेरी नदी देखिए, कावेरी नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, कोगाडू जिला कर्नाटक से होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। अपवा क्षेत्र इसका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी हो जाएगा। बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, सिमसा और अकारवती हो जाएगी। ठीक है, तो बाएं तट की हेमवती, सिमसा, अकारवती कावेरी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। और काबिनी, भवानी, अमरावती ये दाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो अमरावती किसकी सहायक है? कावेरी की सहायक है। ठीक है, इसको आसानी से याद कर सकते हो आप। काबिनी कावेरी की हो जाएगी, का से कावेरी, का से काबिनी, भवानी हो जाएगा, हेमवती, सिमसा और अकारवती कावेरी की हो जाएगी। जलप्रपात शिव समुद्रम, तो शिव समुद्र जलप्रपात का जो निर्माण करती है वो कावेरी नदी के ऊपर ही बना हुआ है दोस्तों आपका शिव समुद्र जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से होता है दोस्तों। नर्मदा का अमरकंटक से होता है उद्गम। ये आपका दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? आपके एस्चुरी का निर्माण करेगी। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। तो विंध्याचल पर्वत आ गया आपका, फिर आपकी नर्मदा आ गई, फिर आपका क्या आ गया? सतपुड़ा आ गया दोस्तों। फिर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका विंध्याचल आ गया, यहाँ पर आपका नर्मदा नदी आ गई और यहाँ पर आपका सतपुड़ा आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नर्मदा नदी हो जाएगी। किसके बीच में? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। लंबाई इसकी 13-12 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अब यहाँ पर दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, क्योंकि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ताप्ती आपकी अरब सागर में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जबलपुर में ये आपके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है भैया? तो ये आपकी कौन सी करेगी? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करेगी। कहाँ पर करेगी? जबलपुर में करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात, सारे जलप्रपात अभी आपको एक साथ बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए उद्गम स्थल देखिए किसका? तापी नदी का। तो ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात हो जाएगा। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है दोस्तों ये आपकी बरंस घाटी में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बरंस घाटी में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों बरंस घाटी में बहती है। अब यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जिनके किनारे कुछ शहर स्थित है, वो देखिए। जैसे गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना हो जाएगा। पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और भागलपुर भी। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे आपका नई दिल्ली हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा स्थित है दोस्तों। और मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। तो मूसी के किनारे हैदराबाद, कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा। इसी तरीके से गोदावरी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो नासिक हो जाएगा। तो गोदावरी के किनारे आपका नासिक स्थित है मेनली। नांदेड़ और राजमुंद्री है। रामगंगा आपका बरेली,
रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है आपका। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर हो जाएगा। सरयू आपको ध्यान रखना है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ स्थित है दोस्तों। और सिंधु नदी के किनारे आपका लेह स्थित है। लेह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर मैं आपको बता चुका हूँ। सतलज के किनारे लुधियाना हो जाएगा। साबरमती के किनारे आपका अहमदाबाद गांधीनगर स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत और बैतूल स्थित है। तो बैतूल से इसका उद्गम हो रहा था, तो बैतूल और सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर स्थित है। महानदी के किनारे कटक हो जाएगा। चंबल नदी के किनारे आपका कोटा स्थित है। ठीक है, कोटा आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है। शिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन स्थित है। और नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर स्थित है। और जबलपुर में ही आपका बांध बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अब भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है वो हम एक साथ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा दोस्तों। ठीक है, किनारे से सवाल बने नहीं बने, लेकिन प्रमुख जलप्रपात से आपका सवाल बनने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा जलप्रपात भी नहीं है दोस्तों, थोड़े बहुत जलप्रपात है, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये शरावती नहीं है, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है आपका दोस्तों। शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्र जलप्रपात बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात अभी हमने देखा नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश जबलपुर में, तो ये एमपी में बना हुआ है जबलपुर में। दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपको मांडवी नदी पर बना हुआ है। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। एक तो आपका धुआंधार, एक आपका कपिल धारा और एक आपका दुग्ध धारा, ये तीनों आपके नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। तो धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा ये आपके तीनों मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। तो याद रह जाएगा, कपिल धारा, दुग्ध धारा और आपका धुआंधार। ठीक है, लेकिन दूध सागर अलग है दोस्तों, दुग्ध धारा अलग है, ये तो नर्मदा पर हो जाएगा। लेकिन दूध सागर आपका मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। मेनली आपका गोवा एग्जाम में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दूध सागर आपका मांडवी पर गोवा में हो जाएगा। इसके अलावा चुलिया जलप्रपात जो है ये आपका चंबल नदी पर राजस्थान में हो जाएगा। और हुंडरू जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा झारखंड रांची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में छप सकता है। तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा, झारखंड रांची में हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो हुंडरू याद रह जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर, कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा झारखंड में हुंडरू। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, झारखंड में भी ड आ रहा है यहाँ पर, तो हुंडरू में भी ड आ रहा है। तो हुंडरू जो है झारखंड में हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। चित्रकूट जो है ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जोग और गरसोपा ये इंपॉर्टेंट है, जोग या गरसोपा जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात बना हुआ है, या गरसोपा भी इसे कहा जाता है, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा शरावती नदी पर। और कुंचिकल जलप्रपात आपका वराई नदी पर हो जाएगा कर्नाटक में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुंचिकल जो है ये वराई नदी पर है कर्नाटक में, जोग आपका शरावती नदी पर है कर्नाटक में, चित्रकूट आपका इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट। देखो चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, ये आपको पता है। तो कौन सी नदी पर है? इंद्रावती, ये आपको ध्यान रखना है। और हुंडरू स्वर्ण रेखा झारखंड हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक करेक्ट कर लेना आप, शिव समुद्र कावेरी पे हो जाएगा। ठीक है, ये शरावती पर नहीं है। अब भारत की प्रमुख झीलें एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछी जाए बेमनाड झील और अष्टमुड़ी झील, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। तो बेमनाड और अष्टमुड़ी केरल में हो जाएगी। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में हो जाएगी। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील राजस्थान में हो जाएगी। सामर झील राजस्थान में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो लोकटक आपकी मणिपुर में हो जाएगी। कोलेरू आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर हो जाएगी। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर आपकी पुलिकेट जो हो जाएगी। पेरियार झील आपकी केरल में हो जाएगी। और चिल्का झील आपकी ओडिशा में हो जाएगी। तो चिल्का आपकी ओडिशा में, पेरियार केरल में, डिडवाना आपकी राजस्थान में हो जाएगी। हालांकि झीलें और भी बहुत सारी है, तो झीलों का एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं ट्रिक के साथ, तो उसको आप एक बार देख लेना। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो झीलों का मैं अलग से बना दूंगा। 9 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 9 से 10 मिनट का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, झीलों से संबंधित, और उसमें झीलों से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बहुउद्देश्य नदी गाड़ी परियोजना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपकी नर्मदा नदी पर है गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरदार सरोवर जो है ये गुजरात में हो जाएगा नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। शिव समुद्रम अभी हम देख चुके हैं, कावेरी कर्नाटक में हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा नदी पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर हो जाएगा ओडिशा में। हीराकुंड बांध महानदी में ओडिशा में हो जाएगा।
इडुक्की परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी? पेरियार नदी पर केरल में हो जाएगी। तो पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना केरल में हो जाएगी। मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल में हो जाएगी, मयूराक्षी नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो मयूराक्षी आपकी पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। माता टीला परियोजना इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। तो माता टीला यूपी में है दोस्तों, बेतवा नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर यूपी में है, ये आपको ध्यान रखना। माता टीला एमपी में नहीं है, कंफ्यूज मत होना। माता टीला आपकी बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में हो जाएगी। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रिहंद परियोजना इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी पर ये है यूपी में। टिहरी परियोजना आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी भागीरथी नदी पर। तो टिहरी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी भागीरथी नदी पर। और चंबल परियोजना चंबल में नदी पर हो जाएगी राजस्थान और एमपी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के बारे में देखिए, यहाँ से आपका सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा जो होती है क्यों होती है दोस्तों? तो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% जो है ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपका सवाल ऐसा ही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो उसमें दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन में होता है, तो वही आपको आंसर करना है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होगा? केरल से प्रारंभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी 2 शाखाएं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, एक तो बंगाल की खाड़ी वाली होती है, एक अरब सागर वाली होती है। अब देखो ये भारत है, बंगाल की खाड़ी वाली आपकी इधर से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है, जबकि अरब सागर वाली आपकी इधर होती है। और वर्षा जून से यहाँ पर सितंबर तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल की खाड़ी से देख लेते हैं, बंगाल उत्तर पूर्व मानसून जो वर्षा होती है आपकी, वो बंगाल की खाड़ी जलवाष्प ग्रहण करके होती है। तो उत्तर पूर्व, अब जैसे मैंने आपको बताया ये भारत है सपोज, अब उत्तर पूर्व वर्षा, तो ये उत्तर और पूर्व की वर्षा जो होगी ये बंगाल की खाड़ी तो करेगी इधर से जाके। तो उत्तर पूर्व वर्षा जो होती है ये बंगाल की खाड़ी जलवाष्प ग्रहण करके करती है, लौटता हुआ मानसून इसे कहा जाता है। और नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है इससे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवंबर में तमिलनाडु से वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्दी के टाइम पर उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आम्र वर्षा देखिए दोस्तों, आम्र वर्षा जो है ये आम पकाने में सहायक होती है, ये आपकी कर्नाटक और केरल में होती है। तो आम्र वर्षा आपकी कर्नाटक केरल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक और केरल में आपकी आम्र वर्षा हो जाएगी। मानसून पूर्व वर्षा इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? मानसून पूर्व वर्षा इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा जो है दोस्तों भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, उत्तर पश्चिम भारत में होती है। तो शीतकालीन वर्षा जो है क्या आपकी उत्तर पश्चिम भारत में होती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये पूछा जाता है किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण या भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपकी शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में, यानी कि राजस्थान के पश्चिम में भी होती है दोस्तों। और वैशाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें कौन सी होती है? आपकी काल वैशाखी होती है। तो काल वैशाखी जो है ये वैशाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें होती है। देखो नाम से पता लग रहा है वैशाखी यानी वैशाख महीना, कहाँ पर काल वैशाखी? तो असम और पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में इसे क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो असम में ही इसे बारदोली छीड़ा बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बारदोली छीड़ा किसे कहा जाता है, तो ये आपकी असम में कहा जाएगा काल वैशाखी को। और चाय पटसन चावल के लिए ये लाभदायक होती है आपकी काल वैशाखी। तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल हो जाएगी, लेकिन अगर आपसे बारदोली छीड़ा बोला जाए तो असम आंसर करना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों काल वैशाखी। अब आगे देखिए लू, देखिए दोस्तों लू क्या होती है? तो लू आपकी शुष्क और गर्म हवाएं होती है। तो ये शुष्क वर्ड आपको ध्यान रखना है, शुष्क और गर्म हवाएं होती है, पीड़ादायक पवनें होती है। दिल्ली व पटना में अधिक तीव्रता से चलती है दोस्तों, दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है इनकी। और उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली पवनें हो जाएगी। तो उत्तरी मैदान में ये पंजाब से लेकर बिहार तक चलती है आपकी लू। कहाँ से चलेगी? पंजाब से चलेगी बिहार तक लू, ये आपको ध्यान रखना है। फूलों वाली बौछार किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो फूलों वाली बौछार ये आपकी वर्षा ही होती है एक तरीके से। तो ये केरल व निकटवर्ती कौवा उत्पादन क्षेत्रों में होती है। तो फूलों वाली वर्षा भी आपकी केरल में हो जाएगी, ठीक है। आम्र वर्षा भी आपकी कर्नाटक केरल में हो रही थी, और ये आपकी कौवा के लिए यूज़फुल होती है। तो ये केरल में हो जाएगी आपकी, कौवा के फूल खिलने में सहायक होती है आपकी फूलों वाली वर्षा, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फूलों वाली वर्षा भैया केरल में हो जाएगी आपकी, कौवा के फूल खिलने में सहायक होती है, ठीक है। इसमें आपका दोस्तों एक वर्षा रह गई है शायद, ठीक है, एक वर्षा इसमें रह गई है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन सी वर्षा आपकी यहाँ पर रह गई है।
देखो आम्र वर्षा हमने डिस्कस करी केरल और कर्नाटक में। कॉफ़ी वर्षा जो है वो ठीक है, इसको दोस्तों कॉफ़ी वर्षा जो है वो आपकी कर्नाटक में होती है, चेरी ब्लॉसम उसे कहा जाता है। तो चेरी ब्लॉसम जिसे कहा जाएगा वो भी आपको ध्यान रखनी है। चेरी ब्लॉसम किसे कहा जाएगा, आपकी कॉफ़ी वर्षा को कहा जाएगा, और ये कहाँ पर होती है, आपकी कर्नाटक में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है और इसे आपका कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। और बारदोली छीड़ा असम में होती है, वो हमने डिस्कस कर ली। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में हो गई। नार्वेस्टर जो होती है ये आपकी पूर्वी भारत में होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये काली मिट्टी के बारे में तो दोस्तों आपने पढ़ा हुआ होगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। देखो काली मिट्टी जो होती है इसमें क्या है, बेसाल्ट लावा, अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होता है। अन्य नाम इसका रेगुट मृदा, कपास की मिट्टी भी इसे कहा जाता है क्योंकि कपास के लिए यूज़फुल होती है। ट्रॉपिकल चेनोरजम के नाम से इसे जाना जाता है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। और स्वयं जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। ये खुद से यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहा जाता है, ठीक है। और ये आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में हो जाएगी आपकी। मेनली आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। लेटराइट मिट्टी देखिए, लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के निक्षालन से होता है। कम उर्वरता वाली होती है। लो ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फेट की तो लगभग सब में कमी होती है दोस्तों। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम में ये पाई जाती है, यानी कि ये तटीय मैदानों में पाई जाएगी आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु साइड में। जलोढ़ या दोमट मिट्टी किसे कहा जाएगा, तो ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। फास्फोरस की इसमें कमी होती है। विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग में इसका विस्तार है। उत्तरी मैदान व भारत की नदियों घाटियों में ये फैली हुई है। अब आगे लाल और पीली मिट्टी देखिए। लाल पीली मिट्टी जो है दोस्तों ये जलयोजित होने पर पीली हो जाती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ गंगा मैदान के दक्षिण में है और महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको जल्दी से निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर सकें। अब प्राकृतिक वनस्पति होती है दोस्तों, यानी वनों के प्रकार होते हैं। अब देखो वनों के प्रकार जो है दोस्तों ये मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। क्या करवाऊँगा मैं आपको, आपकी जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आई है, अभी दिसंबर 2024 में रिलीज हुई है। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से आपका सवाल पूछा जाएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो उसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं आपके दोस्तों, ये आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं सदाबहार वाले। ये आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे। और यहाँ पर वृक्ष आपके रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि हो जाएंगे। वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी हो जाएंगे। और पर्णपाती में आपकी मानसूनी वर्षा, यानी मानसूनी वन कहते हैं इन्हें, पर्णपाती वनों को। तो यहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के वन होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो ये आप देख लेना एक बार, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते, तो इस वजह से मैं इनको निकाल रहा हूँ। तो जनजातियाँ हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और बोटिया हो जाएगी। तो बुक्सा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। बिहार में आपकी असुर, बिरहोर, खरिया और कोरवा हो जाएगी। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेगा, भूमिज, खोंड और कोरवा हो जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोरवा, कमार, सहारिया, बेगा और बिरहोर हो जाएगी। तो ये जातियों के प्रकार है दोस्तों, काफ़ी सारे नाम हैं। अब इनको कैसे याद रखोगे, इसकी कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको दोस्तों। राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया, मंगनियार पाई जाती है। उत्तराखंड में भोटिया याद रखनी दोस्तों, उत्तराखंड में भोटिया हो जाएगी। राजी आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु में कोटा, इरूलर, पनियल, टोडा हो जाएगी। तो टोडा आपके एग्जाम में पूछी जाती है तमिलनाडु। ओडिशा में आपकी बिरहोर, जुहांग, बोडो, खरिया हो जाएगी। कर्नाटक में कुरुबा, कोरगा, जेनु हो जाएगी दोस्तों। तो ये काफ़ी सारी है दोस्तों, इनको एक बार आप देख लेना। अब इनको कैसे याद करना है, ये सोम पेन भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जाती है दोस्तों, अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब ये इनके निवास क्षेत्र है, जैसे कि भील तो आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, राजस्थान साइड में। गोंड आपके दोस्तों कहाँ पर निवास कर देंगे, तो ये बिहार साइड, पश्चिम बंगाल, झारखंड साइड में निवास करते हैं। गद्दी आपके हिमाचल प्रदेश को हो जाएंगे, ठीक है। कोरवा आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। कोल आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा का हो जाएगा। हालांकि यहाँ से इतना सवाल नहीं बनता है दोस्तों, जहाँ से सवाल बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा, यहाँ से आपका सवाल बनेगा दोस्तों, भारत में जो झूमिंग कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो झूमिंग कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपका सवाल जरूर एग्जाम में बनेगा। तो इसको हम एक बार ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। देखो झूम जो कहा जाता है इसे कहाँ कहा जाएगा, तो झूम इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि असम,
मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो आपका जो पूर्व साइड है, उत्तर पूर्व, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाएगा। पामलू से कहाँ कहा जाएगा? मणिपुर में कहा जाएगा। इसे कैसे याद रखोगे? पामलू, पामलू में आपका म आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से निकालना है आपको मणिपुर, तो पामलू आपका मणिपुर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीपा कहा जाएगा आपकी झूमिंग कृषि को छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दीपा कहाँ की हो जाएगी भैया? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की। तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की दीपा हो जाएगी, ठीक है। और बेवर और दहिया आपकी मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो बेवर और दहिया कहाँ पर कहा जाएगा? मध्य प्रदेश में कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, बेद, तो बेवर और दहिया ये आपकी मध्य प्रदेश की हो जाएगी। पोंडू या पेंडा आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, झूमिंग कृषि। तो पोंडू या पेंडा आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। और यहाँ से सवाल आपका पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखना है, पोंडू पेंडा आंध्र प्रदेश। पामा ढाबी या कोमान या बरिगा आपकी ओडिशा की हो जाएगी। तो पामा ढाबी, कोमान और बरिगा आपकी ओडिशा की है। कुमारी पश्चिमी घाट की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारी आपकी पश्चिमी घाट की हो जाएगी। तो कुमारी कहाँ की है? पश्चिमी घाट की है, ठीक है। वालरे या वालतरे कहाँ कहा जाएगा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल कहाँ कहा जाएगा? तो हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाएगा। तो हिमालय खिला रहता है, तो हिमालय क्षेत्र में खिल हो जाएगा। और कुरवा इसे कहा जाएगा झारखंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुरवा कहाँ कहा जाएगा? झारखंड में कहा जाएगा। खिल इसे हिमालयन क्षेत्र में, वालरे दक्षिण राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कुमारी पश्चिमी घाट की, पोंडू पेंडा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बेवर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और पामा ढाबी कोमान आपका उड़ीसा हो जाएगा। दीपा हमने डिस्कस कर लिया, छत्तीसगढ़ अंडमान की हो जाएगी, पामलू मणिपुर, और झूम इसे उत्तर पूर्व भारत में कहा जाएगा। तो ये पूछा जाता है दोस्तों। और विश्व में क्या कहा जाता है झूमिंग कृषि को? तो विश्व में दोस्तों आपके मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाएगा। वेनेजुएला, तो इसको ऐसे याद रखना, वेनेजुएला को, वेनेजुएला को, तो वेनेजुएला को से कोनुको हो जाएगा। ब्राज़ील को रोको, तो ब्राज़ील में रोका हो जाएगा। मध्य अफ्रीका में आपकी म से मध्य अफ्रीका, और म से आपकी मसोले हो जाएगी, ठीक है। इंडोनेशिया में लद्दाख हो जाएगी, इंडोनेशिया में लद्दाख हो जाएगी। और वियतनाम रे, तो वियतनाम में आपकी रे हो जाएगी। इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। तो वेनेजुएला को, ब्राज़ील को रोको, मध्य प्रदेश का, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में आपकी लद्दाख, और वियतनाम रे हो जाएगी। और मिल्पा आपकी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टॉपिक बच रहा है मैं आपको बता देता हूँ, एक खनिज वाला टॉपिक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। खनिज जो है ये आर्किन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टान सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें होती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें होती है आपकी। ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, औषधि सेलों की चट्टानें यहाँ पर पाई जाएगी। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये आप याद कर लेना, बेसिक सा सवाल बन सकता है। रूर प्रदेश किसे कहा जाएगा? छोटा नागपुर पठार को कहा जाएगा। अब प्रमुख खनिज संस्थान देखिए, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर हो जाएगा? तो तांबा कॉपर लिमिटेड आपका खेतड़ी में हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका उदयपुर में हो जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में हो जाएगा। तो भारतीय खान नागपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में हो जाएगी। राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला आपकी जमशेदपुर में हो जाएगी। और केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। और अन्वेक्षण निगम लिमिटेड आपका नागपुर में हो जाएगा। तो अन्वेक्षण कहाँ करेंगे? नागपुर में करेंगे, ठीक है। और भारतीय खान ब्यूरो भी नागपुर में, और खनिज अन्वेक्षण निगम लिमिटेड भी आपके नागपुर में। तो ये दोनों तो नागपुर में है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान वाला जो है ये आपका धनबाद में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, लौह खनिज क्या होता है? लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क आपका 4 प्रकार का होता है। हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, और लाइमोनाइट होता है, और एक आपका सिडेराइट होता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। तो हेमेटाइट को लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका रंग लाल और गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडब्बा सेलों में पाया जाता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब लो अयस्क वाले क्षेत्र आपके कौन कौन से हो जाएंगे? अब इनको याद रखना बहुत टफ काम है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तो उनको याद कर लेना आप। ओडिशा में जो लो अयस्क पाए जाते हैं, मयूरभंज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मयूरभंज के गुरु महिसानी, ये आपको ध्यान रखना है। बादाम पहाड़ भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंझर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंझर जिले का खरुबरू, सुंदरगढ़ जिले के मालंग। तो यहाँ पर मयूरभंज ध्यान रखना है, बादाम पहाड़ ध्यान रखना है, क्योंझर ध्यान रखना है आपको। ओडिशा में लो अयस्क। कर्नाटक में लो अयस्क आपका बेलारी में पाया जाता है दोस्तों। बेलारी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी आप याद कर लेना, ये भी आपकी कर्नाटक में हो जाएगी, ठीक है। चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर आपका कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका दोस्तों लो अयस्क पाया जाता है। तो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में आपकी दोस्तों बेलाडीला की खान हो जाएगी। तो ये लो अयस्क की खान है बेलाडीला की, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ की हो जाएगी।
झारखंड में आपके लोएस्ट जो है वो आपका नोआमुंडी में पाया जाएगा और सिंहभूमि में पाया जाएगा। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोआमुंडी और सिंहभूमि। आंध्र प्रदेश में आपका दोस्तों नेल्लोर हो जाएगा, कृष्णा कुनुल कुडप्पा हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया वो आप याद रखिए, ज़्यादातर वहीं से पूछा जाएगा। अब मैग्नीज के लिए दोस्तों ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ओडिशा जो है, ओडिशा में क्योंझर आपका मैग्नीज के लिए हो जाएगा, कालाहांडी मैग्नीज के लिए हो जाएगा, सुंदरगढ़ कोरपुट्टा। महाराष्ट्र में आपका नागपुर है, टिरोडी है। नाम ही अजीब अजीब से दोस्तों, याद करने में थोड़ा समय लगेगा इनको, ठीक है। तो PDF अपलोड करूँगा तो उसको देख लेना एक बार। मध्य प्रदेश का बालाघाट आपको ध्यान रखना है, यह आपको मैग्नीज के लिए हो जाएगा। अब तांबे के लिए तो आपको पता ही है, राजस्थान प्रसिद्ध है, तो तांबे का राजस्थान में आपका खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र हो जाएगा, खो दरीबा हो जाएगा, दरीबा आगुजा हो जाएगा, आगुजा गुलापुरा, इस तरीके से आपका तांबा का हो जाएगा। सिंहभूमि जिले में मोसाबानी, राका धोबानी और तुरमडी झारखंड में हो जाएंगे। तो मोसाबानी, धोबानी और तुरमडी। अब दोस्तों बॉक्साइट, क्रोमाइट, सीसा दस्ता यहाँ पर सबके दिए गए हैं, तो इनको एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कोयला जो है ये 4 प्रकार का होता है, ये तो आपको पता होगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट जो है दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे प्योर यही होता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ये आपको ध्यान रखना है। देश का 90% कोयला जो है ये गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप होता है, तो एंथ्रेसाइट सबसे कठोर और चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है, तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण और आपका उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कोयला क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, तो इनको कहाँ तक याद करेंगे, तो मैं आप एक आध आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो ध्यान रखना आप। एक तो रानीगंज झारखंड का ध्यान रखना है, यहाँ से कोयला निकलता है। झरिया, झरिया आपका दोस्तों छात्रावास ग्रेड 2 में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल कहीं से भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। भारत में कच्चे खनिज तेल के 4 क्षेत्र हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की प्रमुख रिफाइनरी जो है उसमें सबसे पहली एक ध्यान रखिए आप, तो डिगबोई 1901 में स्थापित हुई थी। तो भारत की पहली हो जाएगी आपकी डिगबोई, 1901 में स्थापित हुई थी। बाकी बहुत सारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रमुख इस्पात संयंत्र, यहाँ से आपका सवाल बनने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों आपका, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, और ये आपकी रूस की सहायता से चल रहा है, तो ये 1955 में स्थापित हुआ था। तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, 1955 में रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। राउरकेला जो है ये ओडिशा का है, और ये आपका 1959 में जर्मनी में स्थापित हुआ था। तो इसको इसी तरीके से याद रखिए, राउज। तो राउरकेला जो हो जाएगा ओडिशा याद रखिए, तो राउज से ऊ से उड़ीसा भी याद रखिए, और ज से जर्मनी याद कीजिए, तो राउज। तो ये 1959 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा दुर्गापुरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ये भी 1959 में ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। तो दुर्गापुरा वाला जो है ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। और बोकारो झारखंड में हो जाएगा 1964 में रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1955 में भिलाई, 1959 में राउरकेला, 1959 में दुर्गापुरा, 1964 में आपको बोकारो। ये रूस की सहायता से, ये भी रूस की सहायता से, यानी भिलाई और बोकारो रूस की सहायता से, जबकि राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुरा जो है ये ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवाई है आपको। अब देखो सारी चीज़ें तो लगभग कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी है सारा सब कुछ करवाने की। भारत में कुल रेलवे जोन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। भारत में कुल सड़क की लंबाई आपकी 2.1% हो जाएगी। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अंतिम के 2 पेज मैंने आपको थोड़े शॉर्ट में करवाए हैं, उनको आप एक बार खुद से देख लेना, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। अब उसकी ट्रिक मेरे से नहीं बन पाई है, उनको कैसे याद करवाऊँ, तो उनको मैं अगर पॉसिबल हो सकेगा तो टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।